अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे अ डे इन अ लाइफ ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस, द कंप्लीट फ्लो फ्रॉम ह्यूमन एक्शन टू कंप्यूटर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे आगे इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस फंडामेंटल है इस वीडियो को समझने के लिए। आगे आने वाली वीडियो को समझने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड, एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाइए, प्रीवियस सा वीडियो देख के आइए। मैं ये जूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया है। वेलकम टू स्टोरी मोड। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और शेयर भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अ डे इन लाइफ ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट फ्लो फ्रॉम ह्यूमन एक्शन टू कंप्यूटर एग्जीक्यूशन। इससे पहले हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल से पेरिफेरल डिवाइसेस को पढ़े हम लोग, कि किस तरीके से पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होता है, कैसे करके काम करता है, ह्यूमंस कैसे करके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। आज उसका एक कंप्लीट ओवरफ्लो पढ़ेंगे। तो बहुत सारा टॉपिक को एक साथ मर्ज किया गया है इस वीडियो में, बहुत ध्यान से सुनना। इमेजिन यू प्रेस सेव ऑन द इमेज एडिटर दैट सिग्नल्स ह्यूमन इंटरेक्शन रिपल थ्रू डजन्स ऑफ सीओए आइडियाज। यानी जब आप एक कोई इमेज एडिटर में सेव क्लिक करते हैं तो वो सेव क्लिक करने पर बिहाइंड द सीन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ते हैं यही कंप्यूटर बिहाइंड द सीन कितना कुछ काम करता है। ठीक है, तो आइए उसका एक झलक देखते हैं अभी। हाई लेवल एक्टर्स एंड नेबरहुड द कास्ट। आपको पता है जब एक मूवी कास्ट होता है उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल्स होता है। एक मेन एक्टर होता है, एक साइड एक्टर होता है, कोई विलन होगा, कोई सपोर्टिंग एक्टर होगा, बहुत सारा चीज होता है, राइट। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर समझिए कि एक मेन हीरो है, एक साइड एक्टर होगा, हर किसी का अलग अलग काम है जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। तो यहाँ पर मेजरली क्या क्या है, सीपीयू सबसे पहले है, वो कौन है, द मेयर एंड द कंडक्टर, ये मेन चीज है। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और डेटा पाथ, एएलयू रजिस्टर्स वगैरह होता है, जो हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले, काफी सदियां पहले पढ़ चुके हैं डिटेल से, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सीपीयू से रिलेटेड हर चीज आपको ऑलरेडी मालूम है। नहीं पता तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए। देन अलग से लोग रजिस्टर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि रजिस्टर्स एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। दो किस्म का, चार किस्म का रजिस्टर्स होता है, और सीपीयू में मेजरली एएलयू और रजिस्टर्स ही मिलकर काम करते हैं। तो रजिस्टर्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ सीपीयू का अपना पर्सनल नोटपैड, यानी सीपीयू का अपना पर्सनल नोटपैड। कोई जरूरत पड़ेगा सीपीयू उसमें लिखता है, फिर रिमूव कर देता है। इसके बाद आता है कैशे। कैशे में हमें पता है, हमने कैशे को भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, रजिस्टर को भी पढ़ा हुआ है। कैश में हम लोग ने देखा था कैश का 3 लेवल है। और कैश का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि कैश बेसिकली एक हेल्पर है। सीपीयू को कुछ भी चाहिए हम जल्दी से प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। सीपीयू को आमतौर पर जब कुछ चाहिए वो मेमोरी के पास जाता है, ठीक है, इसके पास जाता है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है। तो कैश बोलता है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि आप इसके पास कम से कम जाए और ज्यादा से ज्यादा मेरे से फायदा उठा लो। बस कैश का यही पर्पस है बनाने का। और मेजर पर्पस जो कैश का है उसके बेसिस पे कैश का क्या किरदार होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है रैम, डी रैम, जिसको बोला डायनामिक रैम। ये क्या होता है, द स्टेज स्टोर रूम वे प्रोग्राम रन्स। हमें पता है कि जब एक पूरा का पूरा कास्ट है, पूरा पूरा मूवी होता है, उसके पीछे पूरा स्क्रिप्ट और स्टोरीज होता है, जो कि बेसिकली बिहाइंड द सीन आपको दिखाया नहीं जाता। तो मेमोरी या डी रैम भी वही काम करता है। सब कुछ जो भी आप चला रहे हैं, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पूरा का पूरा मेमोरी में ही लोड होगा जाके। इसके बाद आता है एमएमयू एंड टीएलबी। ये क्या होता है, द एड्रेस ट्रांसलेटर एंड स्टिकी नोट फॉर ट्रांसलेशन। यानी एमएमयू क्या करता है बेसिकली, हमें पता है पेरिफेरल डिवाइस जो है उसका लैंग्वेज अलग है, उसका भाषा अलग है, सीपीयू का भाषा अलग है। दोनों को बात कौन करवाएगा, एमएमयू करवाता है बेसिकली। दोनों के दरमियान ट्रांसलेट करता है और एक कुछ सेट ऑफ रूल्स रखा है कि इन रूल्स के तहत दोनों एक दूसरे से बात कर सकता है। और टीएलबी क्या है, वो भी बेसिकली कैश की तरह है, कि ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, टीएलबी बोलता है कि बार बार अगर ट्रांसलेशन होगा तो परफॉर्मेंस खराब होगा। मेरे पास कुछ ऑलरेडी ट्रांसलेशन मौजूद है जो आपको लग सकता है, तो आप पहले मेरे पास आना, अगर वो ना रहे तो फिर जाके आप पूरा प्रोसेस ट्रांसलेशन का करना, ठीक है। ये दोनों को भी हमने काफी डिटेल से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आता है पेज टेबल डिस्क एंड टेप। अब ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड द ओएस मैप। यानी पेज टेबल में आप क्या देखते हैं कि ओएस किस तरीके से मैप करता है। यानी अब अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा है जो कैपेबल नहीं है, या कैपेबल इन द सेंस की कैपेसिटी प्रोग्राम का बड़ा है और आपका मेमोरी छोटा है, उसको भी चलाने का कैपेबिलिटी रखता है कंप्यूटर, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। वो सब पेज टेबल के अंदर आता है। और डिस्क और टेप में क्या होता है, बड़ा से बड़ा स्टोरेज, यानी बड़ा से बड़ा चीजों को आप स्टोर करेंगे इसमें। ये दोनों टॉपिक या 3 टॉपिक को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और ये मैं मान के अगेन मैं चल रहा हूँ कि ये आपको पता है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं पता आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने पहले इन सबको डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। तो ये सब देख के जरूर आना, ये फंडामेंटल है आगे वीडियो जो मैं बताऊंगा उसको समझने के लिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। इसके बाद आईओ कंट्रोलर्स और डीएमए एंड आईओपी होता है। ये क्या होता है, आईओ कंट्रोलर्स क्या होता है बेसिकली, ये जो कम्युनिकेशन होता है ना पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू के दरमियान, इसको ट्रांसलेशन वगैरह तो एमएमयू संभालता है, लेकिन ये दोनों कंपैटिबल हो, डेटा प्रॉपर ट्रांसफर हो, डेटा में कोई प्रॉब्लम ना आए, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो, ये सब कुछ कौन संभालता है, कंट्रोलर्स कंट्रोल करता है। डीएमए क्या है, एक जरिया है,
कि कंट्रोलर का टाइप है कि इस तरीके से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आईओपी क्या है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप पहले समझ सकते हैं, कस्टम्स ऑफिसर एंड कोरियर हैंडलिंग पेरिफेरल्स। ठीक है, जैसे कि कोरियर बॉय का काम क्या होता है कि आपका पैकेज ठीक ठाक सही सलामत बगैर टूटे बगैर बदले बगैर गलत आइटम के आपके घर तक पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल वही काम करता है आयो। इसके बाद क्या होता है, बसेस। बसेस का मतलब क्या है, रोड डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। यानी अब ये सब जो काम होगा आपस में एक दूसरे से सब जो बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बस एक रास्ता होता है, उस रास्ते के तहत ही सब आपस में बात करेंगे। मेजरली 3 रास्ता ही होता है, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है और कंट्रोल बस होता है। कंट्रोल बस में सबको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल जाता है, तुम क्या करोगे तुम क्या करोगे। डेटा बस में एक्चुअल डेटा जाएगा और एड्रेस बस में उस डेटा के लिए एड्रेस जाएगा, जो कि मेमोरी एड्रेस होता है बेसिकली। इसको भी हमने बहुत डिटेल में बसेस वगैरह को पढ़ लिया है, तो मैं मान के चलता हूँ आपको ये मालूम है। इसके बाद आता है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस होता है क्या, हमें पता है, हार्ड ड्राइव, यूएसबी स्टिक वगैरह, प्रिंटर, जो भी चीज सीपीयू रैम नहीं है वो पेरिफेरल डिवाइस। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जिस भी चीज को आप रैम नहीं बोल सकते या सीपीयू नहीं बोल सकते या उसका पार्ट नहीं बोल सकते, वो सब एक्सटर्नल, वो सब पेरिफेरल डिवाइस में आता है। अब आप सोच लीजिए कितना लंबा है। इसके बाद आता है आखिरी में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, द सिटी मैनेजर दैट कोऑर्डिनेट बिग एक्शन। यानी ये सब जो काम कर रहा है ना आपस में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के देख रेख में कर रहा है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से देख रहा है कि हाँ सब ठीक से काम कर रहा है ना, हाँ बिल्कुल बढ़िया है। इस तरीके से हमारा पूरा एक पिक्चर बनता है। अब हम लोग आगे की एक चीज पढ़ के समझेंगे कि हमारा टॉपिक क्या था असल में। वापस से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जब आप एक बटन प्रेस करते हैं तो पूरा काम कैसे चलता है और कंप्लीट फ्लो, एग्जीक्यूशन फ्लो। आइए, द प्रोग्राम इज रनिंग, द सीपीयू वांट्स टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। जैसे ही प्रोग्राम को आपको चलाना आता है या प्रोग्राम चलता है तो सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है। प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी पॉइंट टू द इंस्ट्रक्शन यानी वर्चुअल एड्रेस। हमें ऑलरेडी ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है। वर्चुअल एड्रेस की तरफ प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करता है जिससे अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है, ये बेसिकली बताता है। कंट्रोल यूनिट सेज फेच। कंट्रोल यूनिट ये उसको बोलता है कि भाई फेच करो। सीपीयू इशू अ लोड फॉर द इंस्ट्रक्शन एड्रेस। तो जैसे कंट्रोल यूनिट बोलता है कि भाई फेच करो, सीपीयू क्या करता है, लोड करता है उस इंस्ट्रक्शन को या उस एड्रेस को उस पर्टिकुलर जगह से जहां प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा है, उसको लोड करता है। जैसे ही वो लोड करता है, सीपीयू यूज वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय ओएस। यानी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है बीच में। तो ओएस हमें पता है वर्चुअल मेमोरी ओएस के साथ मिलकर काम करता है। तो ओएस वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस सीपीयू को देगा और वो जनरेट करेगा एक एड्रेस। सीपीयू यूज करेगा वर्चुअल एड्रेस जो कि ओएस ने दिया है, मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू फिजिकल रैम एड्रेस। तो सीपीयू एक जनरेट करेगा एड्रेस जो ओएस ने दिया, उसको एमएमयू जाके क्या करेगा, ट्रांसलेट वगैरह करके पॉइंट करेगा एक्चुअल रैम की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल, सीपीयू ऑलमोस्ट always use virtual address. This means the address must be translated to physical RAM before the memory access can complete. यानी इससे आपको ये पता चला कि सीपीयू लगभग हमेशा ही वर्चुअल एड्रेस इस्तेमाल करता है। ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब जरूरत पड़े, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्चुअल एड्रेस ही इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ही है कि हमेशा फिर एड्रेस ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक एड्रेस प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं होगा, फिजिकल रैम में वो पॉइंट नहीं करेगा तो चलेगा कहाँ से, क्योंकि एक्चुअल सामान जो है, एक्चुअल जो चीज आप लोड कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम है, वो तो फिजिकल मेमोरी में हो रहा है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फास्ट पाथ टीएलबी कैश रजिस्टर। अब देखिए, जब ये इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट किया और ये जो प्रोसेस ऊपर में हमने बताया, जब ये होता है उस वक्त क्या क्या होता है। फास्ट पाथ टीएलबी कैश एंड रजिस्टर्स आइडियल केस, यानी जस्ट जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन, ये एग्जीक्यूशन इस तरीके से हुआ ना, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैश, टीएलबी, रजिस्टर्स, ये तीनों कैसे करके करेगा। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, एड्रेस ट्रांसलेशन। एमएमयू चेक्स द टीएलबी ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर, अ टाइनी वेरी फास्ट कैश फॉर रिसेंट वर्चुअल फिजिकल ट्रांसलेशन। जैसे मैंने कहा कि टीएलबी अपने पास कुछ ऑलरेडी ट्रांसलेटेड एड्रेस रखता है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एमएमयू चेक करेगा, यानी एमएमयू ही ट्रांसलेट करवाता ना बेसिकली वर्चुअल हमको इससे। तो एमएमयू पहले जाके चेक करेगा टीएलबी में, अगर टीएलबी में हुआ तो बोलेगा बहुत बढ़िया बात है भाई, ऑप्टिमाइज हो गया, टाइम बचा, उसको हम लोग कहते हैं टीएलबी हिट या कैश हिट। ग्रेट, द एमएमयू क्विकली सप्लाई द फिजिकल एड्रेस। तो एमएमयू को टाइम नहीं लगेगा, वो जस्ट 2 सेकंड में मेमोरी को जाके दे देगा एड्रेस, क्योंकि एमएमयू को टाइम लगा ही नहीं, उसके पास ऑलरेडी मौजूद है ट्रांसलेशन और सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हिट मिस हो गया, टीएलबी के पास अगर वो एड्रेस नहीं है मान लीजिए, तो एमएमयू बेचारे को क्या करना पड़ेगा, अब उसको दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा पेज टेबल में। पेज टेबल में बहुत दिमाग लगा के उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये जो वर्चुअल एड्रेस सीपीयू ने दिया है ये कहाँ मौजूद है। जब वो उसको ढूंढ लेगा, फिर वो उसको ट्रांसलेट करेगा, देन जाके वो बोलेगा ले भाई सीपीयू तू अब आप काम कर। तो सीपीयू को भी तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक एमएमयू ढूंढ रहा है। तो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस क्या हुआ, लो हो गया। ये चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि एमएमयू मस्ट वर्क टू द पेज टेबल पॉसिबली मल्टी लेवल स्लोअर, द ओएस में बी इन्वॉल्व्ड इफ द पेज इजंट रेसिडेंस। यानी अगर पेज टेबल मिस हो गया, तो अब यहाँ पर 2-3 और पॉइंट होता है। अगर पेज टेबल मिस हो गया तो पहला काम तो एमएमयू क्या करेगा, जाएगा पेज टेबल में और जाके लेके आएगा और ट्रांसलेट करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर पेज टेबल में भी ना हुआ एड्रेस, तब क्या होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। फिर एमएमयू बोलेगा भाई अब मेरे से तो नहीं होने वाला, मेरा काम खत्म है। अब क्या होगा, फिर इसका मतलब ये है कि पेज टेबल में अगर वो एड्रेस देंगे, मतलब वो मेमोरी में ही नहीं है। तो अगर मेमोरी में ही नहीं है तो एमएमयू तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो एमएमयू तब बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भैया अब बड़े भाई का आने का वक्त हो गया, मेरा काम यही खत्म हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम वहां के सेकेंडरी स्टोरेज से उस डेटा को मेमोरी में लोड करेगा, फिर एमएमयू जाएगा, मेमोरी से उठाएगा, ट्रांसलेट करेगा, फिर सीपीयू काम करेगा। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क। इतना खतरनाक चलेगा। लेकिन अगर टीएलबी
के अंदर मिल जाए एक बार तो आप सोचिए कितना प्रोसेस कम हो सकता है, कितना प्रोसेस कम हो सकता है। इसीलिए टीएलबी पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बढ़ाता है और इसीलिए कैशे भी ऐसे ही काम करता है। सेकंड क्या होता है, कैशे लुकअप। विद फिजिकल एड्रेस इन हैंड द सीपीयू चेक्स L1 कैश फॉर द फिजिकल एड्रेस। अब यहाँ पर जो कैश होता है यानी कैश मेमोरी अपना वाला, उसमें भी वो चेक करता है कैश हिट, यानी उसमें सीपीयू चेक करेगा कि जो मुझे चाहिए क्या कैश में है। तो अगर कैश हिट हो गया, इंस्ट्रक्शन फेच एंड द साइकिल ऑफ 2 और 1 प्लेस्ड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, करंट इंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर कैश हिट हो गया तो सीपीयू को एक जरा टाइम नहीं लगेगा। यानी कैश कौन सा है, ये सीपीयू वाला कैश है। टीएलबी तो एमएमयू के साथ काम कर रहा है ना, सीपीयू के साथ डायरेक्ट कैश काम कर रहा है। तो सीपीयू को जैसे कुछ जरूरत पड़ेगा वो कैश के पास जाएगा, नहीं होगा फिर वो आगे जाएगा, राइट। तो कैश के पास अगर उसको मिल गया तो कैश हिट हो गया, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो गया, फर्दर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कैश मिस हो गया तो सीपीयू क्या करेगा, लेवल 2 कैश के पास जाएगा, वहां भी नहीं मिला लेवल 3 के पास जाएगा, वहां भी नहीं मिला तब जाके वो कहीं मेन मेमोरी से बात करेगा, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, डायनामिक रैम बोलते हैं। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, यानी सीपीयू बहुत फास्ट होता है, रैम बेचारा बहुत स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें परफॉर्मेंस खराब होता है, इसीलिए कैशे बीच में आता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, अब चलिए जैसे तैसे करके भी हमें मिल गया, घुमा के हो या कैश से हो, जैसे भी हो मिल गया, उसके बाद क्या, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो इंस्ट्रक्शन हम डेवलपर्स देते हैं। तो हम डेवलपर 0-1 में तो कोड करते नहीं है, हम लोग तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं। सीपीयू तो 0-1 समझता है, तो सीपीयू को उसको डिकोड करना पड़ेगा। देन क्या होगा, सीपीयू या सीयू, सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन। अब वो इंस्ट्रक्शन को जैसे डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि करना क्या है वो बताओ। जो एज अ प्रोग्रामर मैंने बताया हो कि ये करो, तो कंप्यूटर को उसको समझना भी तो पड़ेगा ना, ये करो का मतलब क्या है। तो ये करो को समझने के लिए वो डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को। जब वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, दो चीज उसको मिलता है, ऑपरेशन कोड मिलेगा एंड माइक्रो ऑपरेशन मिलेगा उसको, या ऑपरेशन मिलेगा या ऑपरेंड मिलेगा, व्हाटएवर। इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है फेच डिकोड साइकिल के ऊपर, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको वो बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है। इफ द सीपीयू इज हार्डवायर्ड, अब यहाँ पर दो पॉइंट है, जैसे ही डिकोड कर दिया, डिकोड करने के बाद दो पॉसिबल चांसेस है। अब जो सीयू है, सीयू डिकोड करेगा ना, सीयू सब कुछ संभालता है, माइंड है पूरा। अब सीयू होता है दो किस्म का, एक होता है हार्डवायर सीयू, एक होता है माइक्रो प्रोग्राम सीपीयू। ये दोनों ही हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है। माइक्रो प्रोग्राम को फ्यूचर में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, हार्डवेयर को किया हुआ है। हार्डवेयर कैसे होता है हमें पता है, कॉम्बिनेशन लॉजिकल जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स राइट अवे फास्टर एंड इनफ्लेक्सिबल। और माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, सीयू फेच माइक्रो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ कंट्रोल स्टोर एंड एग्जीक्यूट देम फ्लेक्सिबली स्लाइटली स्लोअर। यानी माइक्रो प्रोग्राम आसान शब्दों में वो है कि जिसमें सीयू को आप बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, स्लोअर होता है लेकिन वो प्रोग्राम बेस्ड होता है। हार्डवेयर डायरेक्ट बिल्ट इन कोई कंपोनेंट फिजिकल नहीं होता, जबकि हार्डवेयर में फिजिकल कंपोनेंट होता है, प्रोग्रामेबल नहीं होता है वो, ठीक है। तो मोस्टली आज के टाइम में माइक्रो प्रोग्राम इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम लोग फ्यूचर में उसको पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल से। तो अगर हार्डवेयर है तो वो कैसे काम करेगा, वो इस तरीके से काम करेगा फिर। और अगर प्रोग्राम्ड है, माइक्रो प्रोग्राम्ड है, तो ये यहाँ से काम करेगा, यानी कंट्रोल सिग्नल्स उठाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये फ्लेक्सिबल है, स्लो है थोड़ा इन कंपेयर टू इसका। बढ़िया हो गया। तो ये काम यहाँ से हो जाएगा। ऑफकोर्स दोनों में से कुछ भी हो, काम तो होना ही है, लेकिन होगा कैसे, बस वो सिचुएशन मैंने बता दिया आपको। अब डिकोड होने के बाद क्या भाई, आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ऑपरेंड को फेच किया जाएगा। जाहिर सी बात है, डिकोड करना मतलब क्या हुआ, सीपीयू को समझ में आ गया कि क्या करना है। अब जो समझ में आया तो ऑपरेशन करना भी तो पड़ेगा ना, सिर्फ समझ के छोड़ थोड़ी देना है। टीचर ने कहा बेटा लेटर लिखो, मैंने बोला हाँ समझ गया, लेटर लिखना तो लिखना भी तो पड़ेगा मुझे। तो लिखने के लिए यानी जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो ऑपरेंड को फेच करेगा। तो ऑपरेंड फेच कैसे करेगा होता है, द इंस्ट्रक्शंस ऑपरेंड आर फेच फ्रॉम रजिस्टर फास्ट और फ्रॉम मेमोरी इफ नीडेड लोड। यानी अगर रजिस्टर में है तो वहीं से काम चला लेगा, नहीं है तो बेचारा को स्लो जाना ही पड़ेगा मेमोरी में, क्योंकि बात तो मानना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी से लोड करेगा। अदरवाइज एड्रेसिंग मोड टेल्स हाउ टू गेट ऑपरेंड। अब चाहे वो रजिस्टर से ले, चाहे वो मेमोरी से ले, कहीं से भी ले, जो वो लेगा ऑपरेंड जो लेगा उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है। ऐसे नहीं मुंह उठा के जाके आप बोलेंगे भाई एड्रेस दो। इसका बिल्कुल ऐसे एग्जांपल है कि आप मोरी दुकान जाते हैं तो मुंह उठा के बोल देते हैं चीनी दो 1 केजी, आलू दो आधा किलो, चल जाता है। लेकिन आप पासपोर्ट ऑफिस में या कोई पुलिस स्टेशन में जाके जब कुछ आपको रिपोर्ट लिखाना है, वैसे मुंह उठा के नहीं बोल सकते, वहाँ प्रोसीजर होता है। या हॉस्पिटल या डॉक्टर के वहाँ कहीं भी कोई भी एकेडमिक जगह या ऑफिशियल जगह जब आप जाते हैं, एक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। मुंह उठा के आप नहीं खोल के बोल सकते मुझे तो ये चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही सीपीयू को जब फेच करना है इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन एज अ डेवलपर मैंने दिया या आपने दिया, उसको करने का कुछ तरीका है, वो तरीका भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा ऑपरेंड। तो तरीका क्या क्या है, ये सब तमाम डिटेल हम लोग पढ़ते हैं एड्रेसिंग मोड में, जो फॉर्चुनेटली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। तो अगेन मैं ये मान के चलूंगा आपको ये पता है, नहीं पता पीछे के वीडियोस पढ़ के जरूर आना। इस पे फेमस क्या होता है, इमीडिएट मोड फेमस होता है, रजिस्टर फेमस होता है, डायरेक्ट होता है, स्टैक होता है, इंडेक्सेड होता है और इनडायरेक्ट होता है। इमीडिएट में क्या होता है, वैल्यू इज इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही वैल्यू होता है, वैल्यू इज इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। रजिस्टर में क्या होता है, वैल्यू जो होता है वो रजिस्टर में होता है। ये वैल्यू का मुराद क्या है, वैल्यू से मुराद है मेमोरी, जो ऑपरेंड है वो कहाँ होगा, या ऑपरेंड का एड्रेस कहाँ होगा। तो ऑपरेंड का एड्रेस इमीडिएट मोड में क्या होगा, ऑपरेंड के अंदर ही होगा, यानी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर है तो वैल्यू में जाना पड़ेगा, और डायरेक्ट है तो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मिलेगा, यानी डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा, मेमोरी में जाके ले लो, यहाँ रजिस्टर से ले लो। इनडायरेक्ट होगा तो भैया मैं तुमको एक एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस में जाके तुमको एक्चुअल एड्रेस पता चलेगा, ये वाला चक्कर है। इंडेक्स होगा तो एड्रेस रजिस्टर प्लस कांस्टेंट होगा, और स्टैक में होगा तो स्टैक तो हमें पता ही है क्या होता है, स्टैक मेमोरी जो टॉप ऑफ दिस में
पॉइंट करता है, ठीक हो गया। तो ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, फेच करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या था, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिया गया यहाँ पर, सीपीयू इंस्ट्रक्शन को पहले सेटअप किया, यानी काम करने से पहले सेटअप किया। सेटअप करने के बाद अब वो स्टार्ट किया कि भाई जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया उसको समझते हैं, कैसे करके समझेंगे। तो सबसे पहले समझने से पहले जो वर्चुअल एड्रेस था उसको पहले ट्रांसलेट, कन्वर्ट जो भी करना था वो किया। उसके बाद वो समझा कि भाई आपने बोला क्या है करने को। उसके बाद वो ये किया कि भाई किस रास्ते से मुझे वो ऑपरेंड मिलेगा जिसपे मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आपने बताया वो करना है। देन व्हाट, देन वो एग्जीक्यूट करेगा भाई, और क्या। तो अब जब एग्जीक्यूट करेगा, नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिंग इन द डेटा पाथ। नाउ कंट्रोल यूनिट सेट कंट्रोल लाइंस, सिलेक्ट एएलयू ऑपरेशन, सोर्स रजिस्टर एंड सेट मल्टीप्लेक्सर। यानी मतलब क्या है यहाँ पर समझाता हूँ। एएलयू परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक, रिजल्ट गो बैक टू द रजिस्टर इनटू एन इंटरनल बफर, और फिर इफ इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड, लोड, इफेक्टिव एड्रेस इज कंप्यूट, देन द मेमोरी एक्सेस स्टार्ट। मतलब क्या है, मतलब क्या है, डिकोड विकोड सब हो गया, रास्ता वास्ता भी सब मिल गया, सब कुछ समझ में आ गया। देन व्हाट, देन कंट्रोल यूनिट सेट्स कंट्रोल लाइन। अब कंट्रोल यूनिट कंट्रोल लाइन सेट करता है। क्यों सेट करता है, इस लाइन से क्या होगा भाई, सब कुछ ट्रांसफर जो होगा वो बसेस के थ्रू होता है, तो एक लाइन से ही होगा। अब वो क्या करेगा, सिलेक्ट एएलयू ऑपरेशन, यानी जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया उसने डिकोड तो कर लिया, पता चल गया होगा ना, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई यानी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो कंट्रोल यूनिट को मालूम है एएलयू ही वो करेगा। तो वो सबसे पहले एएलयू को सेट करेगा कि भैया तुमको करना क्या है। तो सेट कैसे करेगा, सिग्नल जनरेट करके। तो वो एएलयू को सेट कर देगा कि तुम्हारा क्या काम है, तुम देख लो भाई। और एएलयू के ऊपर भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस वैसे किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सोर्स रजिस्टर, सोर्स रजिस्टर और सेट मल्टीप्लेक्सर, यानी कंट्रोल यूनिट सोर्स रजिस्टर को भी सेट करेगा कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मल्टीप्लेक्सर को भी सेट करेगा। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है हमें पता है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, सिंगल लाइंस होता है, एक डेटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा को एक जगह भेज रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डिजिटल वगैरह टॉपिक में पढ़ के आए, राइट। ये तीनों को वो सेट करता है, कंट्रोल लाइन, यानी कंट्रोल करता है कि तुम्हारा ये किरदार होगा, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये। एएलयू को सिलेक्ट कर दिया, रजिस्टर को और सेट मल्टीप्लेक्सर को। देन जब ये काम कर दिया, अब क्या होगा, अब सबसे पहले एएलयू परफॉर्म करेगा। एएलयू को इंस्ट्रक्शन दिया ना लाइन में कि भाई तुमको ये काम करना है। इंस्ट्रक्शन कहाँ से आया, जो डिकोड किया था, तो वही इंस्ट्रक्शन एएलयू को पास कर दिया कि भाई ये तुम करोगे। तो एएलयू परफॉर्म करेगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और फिर जो भी अरिथमेटिक और लॉजिक जो किया वो रिजल्ट गो बैक टू रजिस्टर और टू एन इंटरनल बफर। ये रजिस्टर या फिर इंटरनल बफर में चला जाएगा। मोस्ट ऑफ टाइम एक्यूमुलेटर्स वही रजिस्टर में जाता है, जो कि हमें रजिस्टर वाले में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद क्या होगा, चलो रजिस्टर में चला गया या बफर में चला गया। देन व्हाट, देन इफ द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड या फिर लोड, यानी अगर इंस्ट्रक्शन लोड हुआ या स्टोर हुआ, इफेक्टिव एड्रेस इज कंप्यूट, देन मेमोरी एक्सेस स्टार्ट। यानी अगर ये प्रॉपर तरीके से लोड या स्टोर हो गया तो इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूट हो गया, यानी जो आप करना चाहते थे वो तो हो गया ना, कंप्यूट हो गया एड्रेस। देन मेमोरी एक्सेस स्टार्ट, अब जाके मेमोरी एक्सेस स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेमोरी एक्सेस समझ रहे हैं ना, यानी मेमोरी एक्सेस का मतलब है जो पूरा प्रोग्राम था वो वहां पर एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मेमोरी एक्सेस प्रोसेस, अब मेमोरी एक्सेस का प्रोसेस है। अब देखिए सीपीयू का काम लगभग यहाँ खत्म हुआ, अब हम लोग जंप कहाँ किए, मेमोरी के अंदर किए, राइट। सीपीयू इशू मेमोरी रीड एंड राइट ऑन द एड्रेस बस, कंट्रोल सिग्नल्स रीड एंड राइट ऑन द कंट्रोल बस एंड डेटा ट्रांसफर ऑन द डेटा बस। यानी अब ये जो मेमोरी का एक्सेस हम लोगों को मिला, तो मेमोरी में क्या करते हैं हम लोग, या तो मेमोरी से एड्रेस उठाते हैं या मेमोरी में रीड राइट करते हैं। तो सीपीयू इशू करेगा, इशू का मतलब क्या है, एक रूल जनरेट करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा कि मेमोरी रीड राइट करने के लिए जो एड्रेस है, यानी किस मेमोरी, यानी मेमोरी एक घर है तो किस जगह पे, किस फ्लोर पे, कहाँ पर रीड राइट करना है, उसके लिए वो जनरेट करेगा सिग्नल कहाँ पर, एड्रेस बस में। ऑफ कोर्स एड्रेस बस में करेगा। और कंट्रोल सिग्नल कहाँ भेजेगा, कंट्रोल बस में, यानी रीड करना है कि राइट करना है वो। और डेटा कहाँ भेजेगा, जाहिर सी बात है रीड राइट कुछ तो करना होगा ना, कोई डेटा होगा जिसको रीड करना हो या राइट करना हो, वो डेटा बस में जाएगा। तो इस तरीके से सीपीयू पूरा का पूरा मेमोरी के साथ बेसिकली काम करता है। देन व्हाट, उसके बाद क्या होगा, आगे का प्रोसेस होगा। व्हेन मेमोरी एक्सेस मिस ऑल कैश मेन मेमोरी पेज फॉल्ट। अब मान लीजिए ये जो प्रोसेस हमने बताया प्यारे तरीके से कि मेमोरी एक्सेस हो जाएगा, आगे का काम हो जाएगा, डेटा बस में डेटा भेजेगा, कंट्रोल बस में कंट्रोल भेजेगा, यानी सिग्नल भेजेगा, और एड्रेस बस में एड्रेस भेजेगा। लेकिन व्हाट इफ व्हेन मेमोरी एक्सेस मिस, व्हाट इफ की मेमोरी एक्सेस वो ना कर पाए, यानी व्हाट इफ कि आपने ये सब भेजा लेकिन बेचारे को मेमोरी में कोई लोकेशन ही नहीं मिला। वो बोल रहा है कि आपने जो एड्रेस भेजा है उस एड्रेस पर मैं कैसे डिलीवरी करूं, वहां तो मैदान है, वहां तो कुछ किसी का घर ही नहीं है, तो क्या होगा अब। तो वहां फिर हम लोग प्रोसेस देखते हैं आगे का क्या होगा। व्हेन मेमोरी एक्सेस मिस ऑल कैशेस मेन मेमोरी एंड पेज फॉल्ट, ये सब हो जाएगा। अब ये सब का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। कैश मिस, इफ द नीडेड ब्लॉक इज नॉट इन द कैश, यानी अब ये जो जहां जो भी लोकेशन वगैरह जो दिया गया था ना, जहां पर देखिए ये जो दिया गया था ना, ये सब, ये अगर नहीं मिला, सबसे पहले कहाँ ढूंढते हैं, कैश में ना। तो अगर ये नहीं मिला, कैश में नहीं मिला ये, तो फिर क्या होगा, तो सिस्टम फेच इट फ्रॉम मेन मेमोरी। अगर कैश में नहीं मिला, कैश में नहीं मिला, समझ लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 किसी में नहीं मिला, तो सिस्टम क्या करेगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा। ये देखिए सीपीयू का यूनिवर्सल रूल ये है कि सबसे पहले कैश में देखना, चाहे कुछ भी हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर वहां नहीं मिला तभी मैं रैम में जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस सीपीयू कहां से उठाएगा या कहां से देखेगा, कैश में देखेगा, मेमोरी वगैरह से रिलेटेड नहीं मिला तो क्या करेगा, वो मेन मेमोरी में जाएगा। लेकिन व्हाट इफ DRAM एक्सेस इज
स्लोअर 10 to 100 ऑफ साइकिल। अच्छा यहाँ पर तो ये है कि पहली बार जब ये डीआर यानी मेन मेमोरी में जाएगा तो वो स्लोअर होता है, बहुत सारा 10 से 100 साइकिल एक्स्ट्रा लगता है, तो ये कैश मिस हो जाएगा, यानी परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। लेकिन आगे देखिए पेज फॉल्ट भी हो सकता है। पेज फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, यानी अब मेन मेमोरी में वो चला गया, कैश में तो नहीं मिला तो कैश मिस हो गया, लेकिन अब मेन मेमोरी में जाके भी अगर बेचारे को ना मिला तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इफ द पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी तो क्या होगा, पेज टेबल एंट्री इनवैलिड पेज फॉल्ट। यानी हमने पहले ही देखा था कि वर्चुअल एड्रेस ही एक्चुअली में ओएस देता है, तो जाहिर सी बात है जब वर्चुअल एड्रेस देता है तो वर्चुअल एड्रेस का जो पूरा काम है वो तो होगा जो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो वहां पर प्रॉब्लम ये आया कि कैश में अगर होता तो काम चल जाता, ये वाला काम बड़ा ही मजेदार तरीके से हो जाता, लेकिन अगर कैश में ना मिले तो ये काम नहीं हो सकता। सेकंड क्या होगा फिर, अच्छा फिर मेन मेमोरी में जाएंगे, अगर मेन मेमोरी में मिल गया तो ये काम बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर मेन मेमोरी में ना मिला तो क्या होगा, तो यहाँ सिनेरियो मौजूद है कि फिर पेज फॉल्ट हो जाएगा। यानी अगर वो मेन मेमोरी में मौजूद ना हो तो पेज एंट्री, जो पेज एंट्री आप दिए थे कि भैया पेज टेबल में जाके ये एंट्री नंबर ढूंढ के मैप कर दो ताकि पूरा प्रॉपर लिंक हो सके, वो होगा ही नहीं क्योंकि उसको एंट्री मिला ही नहीं, तो पेज फॉल्ट हो जाएगा। जब पेज फॉल्ट जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सीपीयू सबको हैंडल, आप समझ रहे कितना कैसे चल रहा है, कितने पॉसिबल रीजंस को एनालाइज किया जाता है एक काम होने से पहले। अब पेज फॉल्ट हो गया, पेज फॉल्ट का मतलब जो पेज आप मांग रहे वो मिला ही नहीं, कहाँ नहीं मिला, मेन मेमोरी में, याद रखिए। अब क्या हुआ, सीपीयू ट्रैप्स टू ओएस, यानी सीपीयू आके पीठ थपथपाएगा ओएस का कि भैया तुम ही तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट चला रहे थे ना, अब लो संभालो इसको, अब नहीं मिला हमको। अब ओएस क्या करेगा, ओएस पिक अ फ्रेम टू फ्री राइट इट बैक टू द डिस्क इफ दैट रीड्स द रिक्वेस्ट पेज फ्रॉम द डिस्क टू द रैम। यानी आसान शब्दों में ओएस बोलेगा कि भाई छोड़ो हम संभाल देते, तुम अपना काम संभालो। ओएस बोलेगा कि भैया तुम पेज पेज फ्रेम दो, यानी जो भी जो तुमको चाहिए ना वो हमको बताओ तो पहले कि क्या चाहिए, तो सीपीयू बता देगा भाई ये वाला हमको लोकेशन चाहिए अपना मेमोरी में, हमको इसको एक्सेस करना है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेगा, यहाँ पर ओएस टेक ओवर करेगा, ओएस सम्राट ऑपरेटिंग सिस्टम वो टेक ओवर करेगा और वो बोलेगा कि ये वाला तुमको रीड करना है या राइट करना है ना, वो देखेगा ये तो रैम में था नहीं, बेचारे को मिला नहीं, और हमें पता है कि सीपीयू डायरेक्ट रैम के अलावा किसी और से बात नहीं कर सकता। ओएस जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज एसडीडी या एचएचडी कहीं भी, वहां से उठाएगा उस चीज को जिसका रेफरेंस मेमोरी ने सीपीयू ने दिया था और उसको लोड कर देगा रैम में। सिंपल, क्योंकि रैम में लोड करेगा तो मेमोरी एक्सेस कर देगा। जैसे ही वो रैम में लोड करेगा, डिस्क ट्रांसफर इज स्लो, मिलीसेकंड फॉर एसडीडी एंड फास्टर फॉर एसएसडी। अब जब वो लोड कर रहा है सेकेंडरी स्टोरेज से, वहां पर भी एक प्रॉब्लम आएगा कि अगर आप एसडीडी इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब है मेरे जैसे, तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप एसएसडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर थोड़ा फास्ट होगा, और अगर आप अकलमंद है तो आप सी ड्राइव में एसएसडी इस्तेमाल कर रहे होंगे और अलग ड्राइव में एचडीडी इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ओएस में प्लेस द ट्रांसफर ऑन अ डीएमए कंट्रोलर सो द सीपीयू डज नॉट पोल वेस्ट साइकिल। अब क्या होता है यहाँ पर, अब देखिए, अब क्योंकि ओएस यहाँ से आपका सेकेंडरी स्टोरेज से जो भी डेटा चाहिए था सीपीयू ने मंगाया था उसको लोड कर दिया रैम में। अब जैसे वो रैम में लोड करता है ना, ओएस क्या करेगा, अब अपना जो कंट्रोल था, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो खत्म हो गया, वो डीएमए के पास दे देगा। वो डीएमए कंट्रोलर को बोलेगा आगे तुम संभाल लो, ये तुम्हारा काम है। डीएमए कंट्रोल क्या होता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो डीएमए कंट्रोलर को वो इस वजह से भेजता है ना ताकि सीपीयू अपना साइकिल को वेस्ट ना करे या सीपीयू पोलिंग इस्तेमाल ना करे। अब आप बोलेंगे यार ये कहाँ बीच से आ गया, हाँ हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था कि सीपीयू पोलिंग करता है। पोलिंग करने का मतलब हर साइकिल में वो देखेगा कि पेरिफेरल डिवाइस से कोई सिग्नल आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, और सेकेंडरी स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस में से होता है, ये आपको याद लगाना चाहता हूँ। इसीलिए डीएमए कंट्रोलर आता है जो ये सब काम को संभालता है और सीपीयू पोलिंग वोलिंग नहीं करता है। तो ओएस बड़ा चालाक है, वो बोलेगा भैया गलती तो मेरा ही था, वर्चुअल कॉन्सेप्ट मैं संभाल रहा था, तो मैं अब डीएमए को दे देता हूँ ताकि सीपीयू को ज्यादा लोड ना लेना पड़े, वो पोलिंग वोलिंग ना करे। तो डीएमए अब इसको आगे फर्दर संभालेगा ताकि परफॉर्मेंस खराब ना हो, क्योंकि सीपीयू अगर पोलिंग करेगा परफॉर्मेंस खराब होगा। ये सब टॉपिक जो भारी भारी शब्द का मैं आपको नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और ये अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मालूम है। अब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द पेज अराइव, अब घुमा फिरा के इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद पेज रैम में आ गया, ठीक है। अब ओएस क्या करेगा, ओएस अपडेट द पेज टेबल, यानी फाइनली जो पेज टेबल में नहीं मिला था जिसके वजह से पेज फॉल्ट हुआ था, ठीक है, वो उस पर अपडेट कर देगा। अब क्या होगा, टीएलबी इज इनवैलिडेट और अपडेट, यानी टीएलबी उसको क्या करेगा, फिर अपडेट करेगा, क्योंकि पेज टेबल में हमें पता है कि पेज टेबल एक काइंड ऑफ मेमोरी टेबल हो गया, और पेज टेबल में से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सीपीयू को लग सकता है वो टीएलबी में होता है, तो टीएलबी खुद को भी अपडेट कर लेगा फटाक करके, ठीक है, क्योंकि टीएलबी ये नहीं चाहता कि कभी भी आपको उतना घूम के जाना पड़े। देन क्या होगा, देन कंट्रोल्स रिटर्न्स टू द फॉल्टिंग सीपीयू इंस्ट्रक्शन रीस्टार्टेड। इतना सब प्रोसेस होने के बाद फाइनली जब वो रैम के अंदर प्रॉपर तरीके से लोड हो गया, अब जब रैम के अंदर आ गया तो सीपीयू वहां से संभाल सकता है, दोबारा से कंट्रोल सीपीयू को दिया जाएगा कि भैया अब सब कुछ रेडी है, तुम जहां पर रुके हुए थे, कहां पर रुके हुए थे ये जरा याद करिए। इस चीज को अचीव करने के लिए
कैश मिस होने के बाद मेन मेमोरी में हमें नहीं मिला था, यहाँ रुके हुए थे। तो वो बोलेगा अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं कृपया करके। अब आगे देखिए, अब आगे हमने यहाँ पर डिस्क और डीएमए के बारे में पढ़ा था, ये डीएमए के बारे में पढ़ा था। अब इनका क्या किरदार होता है, यहाँ पर आपको इतना समझ में आया ना किस तरीके से स्टार्ट होने से लेके पूरा डिटेल हम लोग अंदर आए, राइट। एकदम इन डिटेल हम लोग जा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये सब डिटेल में देख रहे थे। अब डिस्क एंड डीएमए को जरा समझते हैं। द कुरियर सर्विस। अब देखिए हमें पता है कि डिस्क और डीएमए का काम क्या होता है, बेसिकली वो ट्रांसफर ही करवाते हैं ना। डिस्क क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। जब भी वो ओएस सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के रैम में डालता है तो वो क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर ही कर रहा होता है, सिर्फ स्पेसिफिक वो डेटा जो उसको चाहिए होता है। और डीएमए क्या करता है, डीएमए भी यही करता है, यानी ये जो ट्रांसफर का काम है ये डीएमए स्पीड में करवाता है। तो डीएमए क्या करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, डीएमए कंट्रोल करता है, हैंडल्स करता है बिग ट्रांसफर बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी, यानी मेमोरी और डिस्क के दरमियान जो मेजर बड़ा बड़ा ट्रांसफर है वो कौन करवाता है, वही करवाता है, यानी डीएमए करवाता है। नाउ सीपीयू सेट्स डीएमए रजिस्टर्स सोर्स डेस्टिनेशन लेंथ एंड स्टार्ट डीएमए, यानी डीएमए के अंदर सीपीयू जो होता है वो सेट करता है, क्योंकि सीपीयू को पता है कि भाई ये अगर डीएमए रहेगा तो मुझे लोड नहीं देना पड़ेगा डेटा ट्रांसफर के बारे में, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ डीएमए के बारे में। तो डीएमए ये पूरा काम संभाल लेता है। तो डीएमए क्या करता है, डीएमए के अंदर रजिस्टर, यानी डीएमए रजिस्टर के अंदर सोर्स डेस्टिनेशन लेंथ और स्टार्ट डीएमए वगैरह सब कुछ जो भी डेटा ट्रांसफर के लिए चाहिए होता है सीपीयू उसको दे देता है। देन क्या करता है, देन डीएमए ड्राइव्स टू द बस टू ट्रांसफर द ब्लॉक। उसके बाद डीएमए क्या करता है, वो सबको लेके बस के ऊपर चढ़ा देता है। बस क्या है हमें पता है, वही रोड है ना, एड्रेस बस के ऊपर ही तो मेन डेटा एड्रेस वगैरह वो लेके जाएगा। तो फिर वो क्या करता है, ट्रांसफर करना शुरू करता है बसेस के थ्रू। यहाँ पर दो चीज आता है, साइक्लिंग स्टीलिंग, यानी डीएमए टेक्स सम बस साइकिल, या फिर ब्रस्ट मोड, यानी डीएमए यूज बस फॉर अ लॉन्ग ब्रस्ट। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर बस वो तरीका है कि बस को इस्तेमाल तो करेंगे, बस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये उसमें हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद डीएमए कंप्लीशन, डीएमए कंप्लीशन मतलब वंस डन, यानी डीएमए राइजेस एंड इंटरप्ट टू इन्फॉर्म सीपीयू ओएस रिज्यूम एनी ब्लॉक्ड प्रोसेस, यानी ये जो ट्रांसफर का काम, आप देखिए ये जो काम हमने यहाँ पर देखा था ना, ओएस ट्रांसफर करता है। तो अब मान लीजिए फाइल थोड़ा बड़ा हो तो ये ट्रांसफर का जो प्रोसेस है ये डीएमए संभालता है। तो द मोमेंट डीएमए के पास कंट्रोल आएगा डीएमए ये सब करेगा। देन डीएमए ये सब करने के बाद सीपीयू को या फिर ओएस को, दोनों को इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि ओएस तो उसी को दिया था ना कि तुम संभालो। तो वो उसको इन्फॉर्म करके बोलेगा कि भाई मेरा जो काम था, यानी जो ट्रांसफर करने दिया था आपने मुझे, वो मैंने कर दिया, तो अब आप रिज्यूम कर सकते हैं जो चीज आपने रोका हुआ था। डिस्क कंट्रोलर्स क्या होता है, फॉर डिस्क RAID or caching layer may serve or mirror data. This controller may have its own buffer and microcontrollers the IOP idea at a smaller scale. इन आसान शब्दों में डिस्क कंट्रोलर का भी यहाँ पर रोल होता है जो इन्हीं चीज को मदद करता है स्केल करने के लिए, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए राइटिंग डेटा बैक, कैश एंड कंसिस्टेंसी। अब इतना मुश्किल से हमने सैक्रिफाइस करने के बाद जाके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद पेज फॉल्ट वगैरह ये सब फेस करने के बाद हमने पेज फॉल्ट वगैरह वो ऑपरेटिंग सिस्टम गया, सेकेंडरी स्टोरेज से राइट वाइट सब कुछ किया, एंड देन जाके एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यानी फाइनली जो सीपीयू को चाहिए था वो मिल चुका, रैम पे है, और अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो अब जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है ये राइट करेगा, ये रीड करेगा। तो अब राइट की तरफ हम लोग आते हैं कि भाई राइट कैसे है और क्या होगा, इससे रिलेटेड हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो अब राइटिंग डेटा बैक कैसे करके होगा, कैश एंड कंसिस्टेंसी। अब हम लोग ये समझते हैं राइट पॉलिसी। राइट पॉलिसी क्या होता है भाई, राइट करने का भी कोई तरीका होगा राइट पॉलिसी। तो राइटिंग थ्रू, यानी स्टोर एवरी अपडेट कैश एंड मेमोरी सिंपल हायर बस ट्रैफिक। और यहाँ पर राइटिंग बैक करेंगे, यानी कैश कीप्स द अपडेटेड ब्लॉक मार्क्ड डर्टी एंड राइट बैक टू मेमोरी लेटर, सेव बैंडविड्थ। यानी यहाँ पर बेसिकली कैशे और जो रीड राइट का ऑपरेशन होता है ना, उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है, राइट। और इससे रिलेटेड कुछ चीज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम लोग एडवांस लेवल यानी मॉडर्न आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद आता है कैश कोहेरेंसी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कैश कोहेरेंसी क्या होता है, इन मल्टी कोर सिस्टम, ऐसे कोई भी सिस्टम जिसमें मल्टी कोर होता है, जो कि आपका होगा आज, मोस्टली लोग मल्टी कोर इस्तेमाल करते हैं, ड्यूल कोर तो होता ही है। हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स जैसे कि MESI लाइक इंश्योर ऑल कोर सीज अ कंसिस्टेंसी मेमोरी व्यू। हर कोर के पास हमें पता है कि अपना अपना कैशे होता है, अपना अपना लेवल होता है, तो हर कोर के दरमियान वो जो कंसिस्टेंसी है मेमोरी का वो सही रहे, यानी हर कोर एक एतबार से देखे, अगर सब अपने अपने सिचुएशन में दिखेगा अपडेट को प्रॉपर तरीके से सब जगह, यानी अपडेट जो चेंज हो रहा है वो हर किसी को पता होना चाहिए ना कि ये हो रहा है, उसी हिसाब से एक दूसरा को मॉडिफाई कर लिया, खुद को मॉडिफाई कर लेगा। तो मॉडिफाइड लाइन इज मॉडिफाई, कैश लाइन इज मॉडिफाइड इन द कैश ओनली। तो कैश लाइन जो है वो सिर्फ मॉडिफाई होगा कैश के अंदर, एक्सक्लूसिव। कैश लाइन इज अनमॉडिफाइड एंड एग्जिस्ट ओनली इन दिस कैश,
कैशे। इस तरीके से शेयर्ड होगा अगर, तो कैश लाइन इज अनमाउंटेड अनमॉडिफाइड एंड मे एग्जिस्ट इन अदर कैशेस। यानी देखिए मॉडिफाइड एक अलग सिनेरियो में होता है, एक्सक्लूसिव अलग होता है, शेयर्ड कैश अलग होता है, यानी कैश लेवल 3 जो होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम शेयर्ड होता है, ठीक है। और इनवैलिड यानी कैश लाइन इज इनवैलिड है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस यहाँ पर होता है। देन इसके बाद क्या होगा, आईओ रिक्वेस्ट सेविंग द फाइल स्टेप इनटू आईओ सबसिस्टम। यानी इतना सब कुछ, यानी सीपीयू कैसे स्टार्ट किया प्रोग्राम, प्रोग्राम पूरा चला, मेमोरी पेजिंग फॉल्ट ये वो, यानी पूरा का पूरा सीपीयू और पूरा का पूरा मेमोरी आपस में कैसे काम करते हैं हमने ऊपर पढ़ लिया डिटेल में। और अब फाइनली जब पूरा काम हो चुका है तो सेव भी तो करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर आईओ सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ते हैं, 3 चीज पढ़ते हैं मेजरली, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ। तो सीपीयू मेमोरी तो समझ में आया कि कैसे दोनों आपस में काम कर रहा है, और ये दोनों को ही हमने काफी डेडिकेटेड और डिटेल पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, राइट। पूरा सीपीयू और पूरा मेमोरी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फाइनली डाइव इन कर रहे हैं कि आईओ कैसे करेक्ट होता है, और आईओ भी प्रीवियस पूरे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इन डिटेल, राइट। तो 3 कंपोनेंट होता है, तीनों पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग इन तीनों को मिला के, यानी इसके बाद मतलब वीडियो में ये तीनों मॉडर्न आर्किटेक्चर में कैसे काम करता है ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करें अपना डिस्कशन। यानी बेसिक लेवल पे जो 3 मेजर पॉइंट होता है इस सब्जेक्ट में वो हम लोग कवर कर चुके हैं। इसीलिए तो मैं स्टोरी मोड लेके आऊँ ना, ताकि आप इसको कनेक्ट कर सके एडवांस टॉपिक जाने से पहले। तो अब आईओ रिक्वेस्ट करता है फाइल सेव करने के लिए स्टेपिंग इनटू द आईओ सबसिस्टम। अब पूरा का पूरा आईओ सिस्टम में हम लोग घुस रहे हैं कि कैसे करके काम होगा यहाँ पर। एप्लीकेशन मेक अ सिस्टम कॉल, राइट। एप्लीकेशन क्या करेगा, सिस्टम कॉल करेगा कि भाई हमको राइट करना है, हमको परमिशन दो। ओएस हैंडल फाइल मेटा डेटा एंड इशू डिवाइस ऑपरेशन। ओएस संभालेगा, मेटा डेटा वगैरह संभालेगा, यानी साइज वगैरह या जो भी उसका रूल्स रेगुलेशन है वो संभालेगा, और डिवाइस ऑपरेशन को इशू करेगा कि भाई तुम ये काम कर सकते हो। ओएस आस्क डिवाइस ड्राइवर टू राइट द डेटा। अब डिवाइस ड्राइवर जो होता है, हमें पता है डिवाइस क्या होता है, डिवाइस है, जैसे कि हार्ड डिस्क एक डिवाइस है, लेकिन उसका ड्राइवर होता है, हर डिवाइस का अपना ड्राइवर होता है, ताकि ओएस प्रॉपर तरीके से इसको कनेक्ट करवा सके हार्डवेयर से। तो वो क्या करेगा, डिवाइस ड्राइवर से पूछेगा, बोलेगा डेटा रीड करने दूं क्या, यानी मतलब ऑफ कोर्स करने दूं, इसका मतलब करेगा। ड्राइवर प्रोग्राम्स द आईओ कंट्रोलर। अब यहाँ पर आप देखिए ड्राइवर्स, क्योंकि यानी हमें पता है कि सीपीयू का लैंग्वेज अलग है और हार्डवेयर यानी जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस उसका अलग है, दोनों को बात कौन करवाता है, कंट्रोलर करवाता है। ऊपर मैंने बात किया था। तो इस वजह से जैसे रीड राइट करने का बारी आएगा ना, अब यहाँ पर ड्राइवर प्रोग्राम क्या करेगा। अब देखिए ड्राइवर क्या करता है कि सब कुछ कनेक्टेड है। ड्राइवर क्या है, नॉट ड्राइवर, पेरिफेरल डिवाइस क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस है। सीपीयू क्या है, वो सीपीयू है। दोनों का लैंग्वेज अलग नहीं है, दोनों जब कम्युनिकेट करता है तो कंट्रोलर का, आईओ कंट्रोलर की जरूरत पड़ता है। ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर ये काम करता है कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट उसको प्रॉपर तरीके से सीपीयू से काम करवा सके, यानी कंपैटिबिलिटी आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ, इसलिए काम आता है। तो ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर प्रोग्राम क्या करेगा, जैसे ही रीड राइट करना हो, यानी पेरिफेरल और सीपीयू के दरमियान बात करना हो या मेमोरी के दरमियान बात करना हो, वो आईओ कंट्रोलर को बुला लेगा। क्यों, क्योंकि आईओ कंट्रोलर का काम ये होता है, जो हमने प्रीवियस ऊपर में स्टार्टिंग में देखा था, राइट। तो डिस्क कंट्रोलर आएगा, एनआईसी आएगा, यूएसबी कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर, आईओ कंट्रोलर, यानी आईओ कंट्रोलर के अंदर ये सब कुछ आता है। तो आईओ कंट्रोलर को जैसे ही वो टेक ओवर करेगा, आईओ कंट्रोलर के अंदर बहुत से ऑप्शंस होता है जो हमने ऑलरेडी आईओ कंट्रोलर में डिटेल में पढ़ा हुआ है, राइट। तो वो यहाँ से कंट्रोल हैंडल कर लेगा। देन ड्राइवर टिपिकली यूज डीएमए। आमतौर पे ड्राइवर डीएमए इस्तेमाल करता है, टेल्स डीएमए वेयर बफर इन इज इन द रैम एंड वेयर टू पुट इट ऑन हार्ड डिस्क। यानी डीएमए को बेसिकली ड्राइवर क्या करता है, टिपिकली इस्तेमाल करता है डीएमए को, और डीएमए को बोलता है कि कहाँ पर रैम में मौजूद है यानी डेटा, और कहाँ पर डिस्क में आपको उसको स्टोर करवाना है। डीएमए मूव्स चंक्स व्हाइल सीपीयू कंटिन्यूज अदर वर्क्स। यानी सीपीयू कंटिन्यू करता है दूसरा वर्क को, डीएमए मूव करता है चंक को, और सीपीयू जो है वो अपना अलग अलग काम करने लग जाता है, ठीक है वहां पर। इसके बाद आता है इंटरप्ट हैंडलिंग। अब इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो उसको इंटरप्ट वगैरह करवाने के लिए भी आता है ना, कि मुझे मेरा काम हो गया, एक सिग्नल रेज करेंगे, या फिर इस तरीके से ये रीड राइट का ऑपरेशन हो गया तो यहाँ पर एक काम करेंगे, ठीक है वो चीज। तो यहाँ पर क्या होता है, वाइल डेटा मूव्स, जैसे डेटा मूव होता है, डिवाइस में राइज इंटरप्ट। डेटा जैसी मूवमेंट होता है ना, तो डिवाइस जो होता है वो रेज करता है इंटरप्ट सिग्नल रेज करता है। प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है एक, हमें पता है इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस होता है। जब इंटरप्ट का बात आता है तो हमें पता है कि प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है एक चीज, और इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस एक चीज होता है, राइट। प्रायोरिटी इंटरप्ट में हमें पता है डेडिकेटेड विच डिवाइस गेट्स अप अटेंशन वगैरह, यहाँ पर हम लोग डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, कैसे करके इसमें एल्गोरिथम्स वगैरह होता है, कितना टाइप्स का प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है, कैसे करके प्रायोरिटी सेट करते हैं, ऑल दैट डिटेल। और ये सब डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, प्रायोरिटी हैंडलिंग प्रोसेस में। अब वो सब मैं डिटेल में बता नहीं सकता आपको, और वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, सेव सीपीयू स्टेट, पुशेस रजिस्टर इनटू स्टैक, जंप इनटू आईएसआर, इंटरप्ट सर्विस काउंटर, रूटीन प्रोसेस एंड इवेंट एंड रिस्टोर स्टेट वगैरह, बहुत सारा चीज यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर फिर किक इन करता है हैंडलिंग इंटरप्ट वगैरह, और हमें पता है कि ये आईओ का सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहाँ तक हम लोग बेसिक्स लेवल पे तो पूरा एक ओवरव्यू समझ में आया है कि किस तरीके से जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी जब सीपीयू मेमोरी वगैरह आईओ से बात करता है इनपुट आउटपुट से, तो कैसे करके ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर आता है। हालांकि ये एक लाइन का जो प्रोसेस है ना, इस पे तकरीबन तकरीबन 1 घंटा से ऊपर हमारा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है जो यहाँ पर आ जाता है। तो प्रीवियस टॉपिक्स आपके लिए देखना बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए प्रॉपर तरीके से। अब देखिए लो लेवल सिग्नलिंग, बस स्ट्रोब, हैंड शेकिंग, सीरियल प्रोटोकॉल, यानी अब ये सब चीज क्या है ये समझते। देखिए बस
क्या होता है? बस कैरीज डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल लाइंस। आर्बिट्रेशन हैंडल्स हु यूज द बस, सीपीयू, डीएमए, ओपीटी। यानी यहाँ पर होता ही है कि बस क्या होता है, अब देखिए ये सब जो काम हुआ ऊपर में ना, ये सब बस के थ्रू होता है। तो बस क्या होता है, एक बस कैरी करता है एड्रेस, एक बस कैरी करेगा डेटा, एक बस कैरी करेगा कंट्रोल सिग्नल्स यानी कंट्रोल लाइंस। और बस आर्बिट्रेशन वगैरह में आप ये पढ़ते हैं कि कौन है जो बस को पहले इस्तेमाल करेगा या कैसे इस्तेमाल करेगा, सीपीयू, डीएमए, आईओपी वगैरह वगैरह। इसके बाद हैंडशेक में क्या होता है ना, बिटवीन डिवाइस एंड कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर और डिवाइस के दरमियान बात होता है। हैंडशेक इंश्योर्स बोथ साइड आर रेडी रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड डेटा ट्रांसफर। जाहिर सी बात है, यहाँ पर डेटा ट्रांसफर के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो डेटा ट्रांसफर करने का ये प्रोटोकॉल है हैंडशेक, इसके ऊपर हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन का टाइप। सीरियल कम्युनिकेशन होता है, सीरियल लिंक्स यूज सिंक्रोनाइज क्लॉक एसपीआई इस्तेमाल करता है या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करता है। असिंक्रोनाइज क्या इस्तेमाल करता है, यूएआरटी इस्तेमाल करता है, स्टार्ट और स्टॉप बिट वगैरह कम्युनिकेशन के लिए। दे इंक्लूड फ्लो कंट्रोल्स, एसटीआर इस्तेमाल करता है, सीटीएस इस्तेमाल करता है, या फिर एक्सॉन या एक्सऑफ वगैरह एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी सीरियल कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा बहुत डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको जाके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये सब क्या जंबल वर्ड्स है, और आपको फिर प्रॉपर समझ में आएगा कि सीरियल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है इन डिटेल। तो यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन का पॉइंट भी आता है और स्ट्रोक कंट्रोल सिग्नल्स भी आते हैं। स्ट्रोक कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली द सिग्नल्स टेल्स रिसीवर रेडी द डेटा नाउ एंड द पैरेलल ट्रांसफर, द सेम आइडिया अप्लाई टू द टाइमिंग पल्स एंड मेमोरी बसेस। यानी स्ट्रोक कंट्रोल और सीरियल कम्युनिकेशन ये दोनों ही कम्युनिकेट करने में, दोनों में से कोई एक काम में आता है। सॉरी नॉट ये, हैंडशेक और सीरियल और स्ट्रोक सिग्नल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी दोनों अलग अलग काम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी दोनों का मेजर काम ये होता है कि डेटा भेजने से पहले वेरीफाई करना और डेटा लॉस ना हो ये देखना, ये दोनों का ये काम होता है, ठीक है। और दोनों अपने अपने सिचुएशन में अलग अलग भी काम कर सकते हैं, एक साथ भी काम कर सकते हैं, अलग अलग जगह भी काम कर सकते हैं, यानी डेटा ट्रांसफर के अलावा भी और दूसरे सिचुएशन में भी काम हो सकता है। रिटर्निंग द सीपीयू द फाइनल स्टेप। अब इतना सब कुछ जब हो गया, ये स्टेप में हमने क्या देखा बेसिकली ना, ये जो ट्रांसफर हुआ डेटा, उसके दरमियान ये सब होता है, ये प्रोटोकॉल्स, ये रूल्स, इस तरीके से ये रास्ता, ये वो चीज देखा हमने कि डेटा एक्चुअली हुआ कहाँ से। यानी ये तो समझ गए डेटा ट्रांसफर किया किसने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयो के पास आया तो आयो कैसे बात किया, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डेटा कैसे राइट होता है, यहाँ पर हमने देखा कि डीएमए डेटा को लेके जाता है, यहाँ पर हमने देखा कि डेटा अगर ना मिले, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि डेटा ट्रांसफर जब हो रहा है, ये डेटा ट्रांसफर जब हो रहा है तो वो किन किन चीजों को देखते हुए होता है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके बाद रिटर्निंग टू सीपीयू फाइनल स्टेप। अब क्या होगा, व्हेन डिस्क डीएमए फिनिश, अब डीएमए का काम खत्म हो गया, यानी सब काम डीएमए का काम क्या होता है, ट्रांसफर करवाना, राइट। तो अब वो पूरा ट्रांसफर कर चुका, यानी अब तक ट्रांसफरिंग का अंदर का फेस चल रहा था, अब पूरा ट्रांसफर हो चुका, डीएमए ट्रांसफर करवा दिया। जैसे ही डीएमए का काम खत्म हुआ, वो क्या बोलेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा सीपीयू को, कि सीपीयू को मालूम चल जाए कि ये जो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन था, जहां पर डीएमए का काम था डेटा को ट्रांसफर करना, वो हो चुका है। देन ओएस अपडेट फाइल मेटा डेटा एंड मे मार्क एज एन कमिटेड। फिर ओएस क्या करेगा, जैसे ये सिग्नल सीपीयू को देगा, ओएस को पता चलेगा, तो ओएस इसको अपडेट करेगा, यानी इस फाइल का या इस प्रोग्राम का मेटा डेटा को अपडेट करेगा और मार्क करेगा कि भाई ये प्रोग्राम काम हो चुका है, यानी ये प्रोग्राम का जो काम था वो हो चुका है। देन सीपीयू रिज्यूम्स द यूजर प्रोसेस फिनिश्ड एग्जीक्यूशन द सिस्टम कॉल। उसके बाद सीपीयू रिज्यूम करेगा यूजर प्रोसेस, यानी यूजर प्रोसेस जो भी सिस्टम है, यानी जो भी यूजर का प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट यानी रिज्यूम करेगा। ऑफ कोर्स यूजर का प्रोसेस वो रोक देता है ना, ये हम लोग प्रायोरिटी इंटरप्ट में देखे हुए हैं कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला चीज होता है वो पहले करेगा सीपीयू, सस्पेंड कर देगा जरूरत पड़ेगा तो वो रोकेगा। उसके बाद वो फिनिश करेगा क्या, एग्जीक्यूटिंग सिस्टम कॉल्स, ठीक है। देन रिटर्न टू द यूजर प्रोग्राम, यानी रिज्यूम करेगा यूजर का प्रोग्राम को, यानी जब सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर काम कैसे हुआ, एक बार मैं समझाना चाहता हूँ आपको। बेसिकली सीपीयू क्या बोलता है ना, सब जो लंबा लेंदी काम है ना वो हो जाने दो। जब एक बार सब वो लेंदी लंबा काम हो गया ना, अब सीपीयू के पास जब वो फाइनल चीज आया कि भाई आपको सिर्फ इसको रीड राइट या कोई एक पर्टिकुलर काम करना है, छोटा सा काम है जो, क्योंकि भारी काम तो दूसरे डीएमए और दूसरे ओएस वगैरह ने संभाल लिया, तब सीपीयू क्या करेगा, जो प्रोसेस वो कर रहा था उसको रोकेगा और जो सिस्टम एग्जीक्यूशन है, यानी जो अभी मिला मुझे इतना सब कुछ करने के बाद, उसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको रोक के, और फिर जो ये काम यूजर का कर रहा था दोबारा से करेगा। तो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, द सेव एक्शन कंप्लीटनेस, द फाइल इज सेफली स्टोर अक्रॉस रैम एंड डिवाइस विद कैशे बफर मैनेजिंग एफिशिएंटली। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने क्लिक किया था ना एडिट करके, वो जो क्लिक किया था आपने एडिट करके, वो क्या था, उसको सेव करने का ये पूरा प्रोसेस था। एक तरह से मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक प्रोग्राम था, वो भी वैसा कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो इतना सब प्रोसेस दोबारा चलता है। अब नीचे आइए, परफॉर्मेंस नॉर्म, वेयर डिलेज हैपन एंड हाउ सीओए फिक्स देम। अच्छा, ये एक सेपरेट टॉपिक है यहाँ पर, यानी काम जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस था वो इतना ही था और एकदम डिटेल से था। तो हमने क्या पढ़ा, देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा कि भाई एग्जीक्यूशन होता क्या है। हमने पहले ये समझा कि एग्जीक्यूशन जब पूरा होता है उसमें किरदार किन किन का होता है, इन सब का किरदार होता है। तो आप अगर देखेंगे गौर करके, अभी जो हमने डिटेल में पढ़ा, सबका अपना अपना किरदार था, हर एक अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, राइट। कोई इसमें बहुत सीनियर काम कर रहा था, कोई इसमें सपोर्टिंग रोल जो है वो प्ले कर रहा था, लेकिन काम सबका था। अब सबसे पहले क्या हुआ, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम को रेडी किया गया कि भाई किसको एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। सेकंड फेज में क्या हुआ कि एग्जीक्यूशन के लिए आइडियल क्या होता है, यानी
ढूंढा गया पहले कि भाई कैश में है कि नहीं जो हम मांग रहे, या फिर टीएलबी में है कि नहीं। उसके बाद अगर वो मिल गया तो डिकोड करके प्रोसेस को आगे बढ़ जाएगा। अगर नहीं मिला यानी डिकोड करके प्रोसेस को आगे बढ़ेगा, देन डिकोड करने में हमें पता है अच्छा ये मिला नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी मान के चल रहे अगर मिल गया, कैश में मिल गया या टीएलबी में मिल गया, तब क्या होगा, तो डिकोड करेंगे। यानी इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद जब डिकोड करते हैं तो डिकोड करने में पता है तरीका होता है, बहुत सा मोड है डिकोड करने का। उनमें से जब मोड लगाएंगे डिकोड करने के लिए, तो अगर डिकोड कर लेंगे मोड लगा के, ऑफकोर्स डिकोड तो हो ही जाएगा ना, तो ये काम परफॉर्म होगा। यानी डिकोड करने के बाद देन अगर मेमोरी में ना मिले, यानी अगर मिल गया तो डिकोड करना है और ये आगे का प्रोसेस चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिला तब जाके वो पेज फॉल्ट आ जाएगा और फिर यहाँ पर पूरा सिस्टम चलेगा और फिर डिस्क से लोड करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट है, अगर पेज फॉल्ट हो गया तो फिर मेन मेमोरी से जाके लेके आ जाएंगे। अगर मिस यानी अगर कैश मिस हुआ सिर्फ तो मेन मेमोरी से लेके आएंगे। लेकिन अगर कैश और अगर मेन मेमोरी से लेके आएंगे तो कहाँ से फिर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, देखिए पॉइंट समझिए यहाँ पर इस चीज को। यहाँ पर सबसे पहले कैश है, अगर मान लीजिए कैश हिट हो जाता है फिर ये प्रोसेस चलेगा और ये प्रोसेस चलेगा, काम हो गया। लेकिन अगर कैश मिस हो गया तो सिर्फ ये प्रोसेस होगा, इक्तू सा बस, दैट्स इट। और फिर क्या चलेगा, फिर ये ऊपर से यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से ऑपरेंड वगैरह फेच करके। लेकिन अगर कैश भी मिस हो गया और टीएलबी भी मिस हो गया, यानी अगर ऐसा हो कि कैश में भी नहीं है और पेज फॉल्ट में भी नहीं है, फिर जाके ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर होगा। और इस प्रोसेस के दरमियान फिर ये प्रोसेस का होना लाजिम है, ये डीएमए वगैरह प्रोसेस होगा और फिर जाके यहाँ पर डेटा कैश वगैरह कंसिस्टेंसी आएगा। ये वाला ऑप्शन जो है ये इसके बाद डायरेक्ट होगा। लेकिन कब, जब कैश भी हिट हो जाएगा, टीएलबी वगैरह सब हिट हो जाएगा, तब जाके डायरेक्ट आप इस प्रोसेस में आएंगे यहाँ पर। और इसके बाद फिर कैसे चलेगा, इसके बाद फिर आईओ होगा, ये कंपलसरी प्रोसेस है, ये तो होना ही है। इस प्रोसेस को कवर करने के बाद फाइनली आप ये प्रोसेस भी कवर करेंगे जो कंपलसरी है, एंड देन ये प्रोसेस कवर करते ही आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। घुमा फिरा के आप इस प्रोसेस में आएंगे। तो इससे आपको ये पता चला कि कुछ ऐसा सिनेरियो है जहां पर आप 2 से 3 बहुत बड़ा बड़ा प्रोसेस को स्किप कर रहे हैं और कुछ यानी जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसा सिनेरियो है जहां पर वो बड़ा बड़ा प्रोसेस आपको करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जहां वो बड़ा बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा वहां सिस्टम पे लोड ज्यादा आएगा, ऑप्टिमाइजेशन कम हो जाएगा। और जहां पर नहीं करना पड़ रहा है वो सुपर फास्ट होगा इन कंपेयर टू जहां वो प्रोसेस आप कर रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में जो हमने देखा उसमें 2 सिनेरियो निकल के आया कि भाई काम तो हुआ, लेकिन एक जगह काम हुआ बहुत एफिशिएंटली, बहुत स्पीड में, और एक जगह काम हुआ थोड़ा स्लो। तो अब वही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस का क्या चक्कर है भैया। तो यहाँ पर क्या है परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे। देखिए लेटेंसी सोर्स, सबसे पहले लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि वो जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके दरमियान कितना टाइम लग रहा है, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी परफॉर्मेंस लेटेंसी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कैश मिस के ऊपर डिपेंड करता है। कैश मिस का मतलब क्या होता है, जब डेटा कैश में ना मिले। टीएलबी मिस के ऊपर डिपेंड करता है, जब टीएलबी में वो ट्रांसलेशन ना मिले। पेज फॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है लेटेंसी, यानी खराब होता है ये सब जब पेज मेन मेमोरी में ना मिले। बस कंटेंशन, इसमें भी प्रॉब्लम होता है व्हेन मल्टीपल कंपोनेंट नीड द बस। हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था ना कि बस कौन इस्तेमाल करेगा प्रायोरिटी में, या कैसे इस्तेमाल करेगा बस इस्तेमाल करने के तरीके में। उसमें ये पढ़ते हैं हम लोग कि बस को इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर एक बस को मल्टीपल लोग इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी को तो इंतजार करना पड़ेगा ना कुछ वक्त के लिए। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस लेटेंसी जाएगा। और इंटरप्ट ओवरहेड यानी टाइम टू हैंडल इंटरप्ट प्रायोरिटी और ये सब डिटेल में ये भी मैटर करता है लेटेंसी में। अगर ये सब कुछ अपने हिसाब से प्रॉपर सेट रहा तो आप सोच भी नहीं सकते कंप्यूटर कितना फास्ट काम करेगा। इट्स अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल। ठीक है, ये सब होता है रह रह के, तब जाके ये प्रॉब्लम होता है। अब सवाल है कि आज के कंप्यूटर में क्या ये सब होता है? नहीं, मोस्टली टाइम ये सब मिटिगेट्स किया जाता है, तब जाके हम लोग का कंप्यूटर इतना फास्ट होता है। और यही रीजन है ना कि जब आप और हाई एंड सीपीयू खरीदते हैं और ज्यादा रैम खरीदते हैं, तब देखते हैं आपका परफॉर्मेंस और सुपर लेवल का होता है। उसका रीजन ये है कि ये सब चीज कम जाता है, ये सब चीज कम हो जाता है, इसलिए परफॉर्मेंस तगड़ा मिलता है। राइट, सब समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मैट्रिक्स टू वॉच। यानी अब क्या क्या चीज को आप देख के बोल सकते हैं कि भैया हमारा सिस्टम तो बहुत तगड़ा चल रहा है, या जो सिस्टम हमने बनाया है वो बहुत अच्छा चल रहा है। वो क्या है ये तो पता चल गया, यानी इससे आपको ये पता चला सिस्टम बेकार हो रहा है, राइट, ऑप्टिमाइजेशन खराब हो रहा है, इससे ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो रहा है। ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स आप पता लगाते हैं कितना अच्छा है। तो पता कैसे लगाएंगे, कैश हिट रेट आपको देखना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ मेमोरी एक्सेस, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि कैश हिट रेट अगर अच्छा होगा तो कैश की वजह से जो प्रॉब्लम आता है ऑप्टिमाइजेशन का वो नहीं आएगा। टीएलबी हिट रेट अच्छा होगा तो टीएलबी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन यानी हाउ सीपीयू बिजी है, अगर सीपीयू बिजी है कुछ काम करने में या डेटा ट्रांसफर में तो वो एक अच्छा चीज नहीं है। ठीक है, अगर सीपीयू कम बिजी है तो इसका मतलब ऑप्टिमाइज सिस्टम है। राइट, और डीएमए वगैरह इसी के लिए तो आता है बीच में कि सीपीयू को ऊपर लोड ना है, हम लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। राइट, इसके बाद आता है लेटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम फॉर ऑपरेशन, एक ऑपरेशन करने के लिए कितना रिस्पॉन्स टाइम लगा। तो लेटेंसी किस पर डिपेंड करता है, इन सब चीजों पर लेटेंसी डिपेंड करता है। ठीक है, राइट, इसके बाद आता है थॉटपुट, वर्क कंप्लीट पर सेकंड, कितना काम पर सेकंड
अटेंड कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये चीज कम होगा तो लेटेंसी कम होगा। जब टाइम पर ऑपरेशन सेकंड में कम हो जाएगा यानी रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात 1 सेकंड में ज्यादा ऑपरेशन कर पाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये सुधारोगे तो ये सुधरेगा और ये सुधरेगा, तो ओवरऑल ये मैट्रिक्स से आपको मालूम चलेगा कि कंप्यूटर कितना एफिशिएंट है, राइट। और कंप्यूटर के ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अब जाहिर सी बात है हमेशा परफेक्ट तो नहीं होगा ना, कुछ चीज कम होगा जिसको ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक क्या क्या होता है उसमें से कुछ हमने यहाँ पर पॉइंट किया है। इससे पहले हम लोगों ने डिटेल में टेक्निक्स बाय द वे पढ़ दिया है, राइट। तो इसमें कैशे होता है। कैशे इज अ बिगर मोर एसोसिएटिव कैश प्रीफेचिंग एंड स्मार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ LRU या फिर LFU। अब कैशिंग जो होता है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस में, बहुत बड़ा रोल। और कैशिंग खुद में बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए हम लोग मेमोरी में कैशिंग को बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं कि कैशिंग अगर बड़ा रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। बैलेंस करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कैशिंग इंपॉर्टेंट है तो बड़ा रख दो तो भाई कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो कैशिंग में बैलेंस वगैरह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो एल्गोरिदम कैश में इस्तेमाल होता है, चाहे वो LRU हो या फिर LFU हो या फिर रैंडम वगैरह हो, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आपका कैश कैसे होगा, हिट होगा कि मिस होगा। तो कैश बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑप्टिमाइजेशन में पहला नंबर पे आता है। देन TLB दूसरे नंबर पे आता है। TLB दूसरे नंबर पे क्यों आता है? हर एड्रेस एक्चुअली वर्चुअल एड्रेस की तरह ही काम करता है, इसलिए TLB आ जाता है बीच में, ठीक है, कि वो ट्रांसलेट करने वाला काम हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा पाइपलाइनिंग एंड सुपर स्केलिंग आउट ऑफ ऑर्डर। अब ये वाला चीज हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पाइपलाइनिंग, पैरेललिज्म और सुपर स्केलर वगैरह लोग चीज पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, कीप ALU बिजी, नीड ब्रांच प्रोटेक्शन एंड हैजार्ड हैंडलिंग। अब ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा भारी भारी शब्द है, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा आपको क्योंकि आगे इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा और इनसे आप समझ जाएंगे। अभी आप ये समझिए ऑप्टिमाइजेशन का एक टेक्निक है जो कि मॉडर्न कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, यानी आपके कंप्यूटर में और हमारे कंप्यूटर में, जो गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं, अच्छा प्रोसेसर होता है, उसमें ये सब स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होता है। हम लोग ये पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। इसके बाद DMA और IOP वगैरह होता है। हमें पता है कि ऑफलोड यानी जो IO वर्क करता है CPU के साथ, उसमें ये मदद करता है। इसके बाद वर्चुअल मेमोरी ट्यूनिंग भी होता है। एक तो होता है वर्चुअल मेमोरी, एक होता है वर्चुअल मेमोरी को अच्छा बनाना, ट्यूनिंग करना। उसमें क्या होता है, रिड्यूस पेज फॉल्ट विया वर्किंग सेट मैनेजमेंट, यानी पेज फॉल्ट को कमाने के लिए हमें पता है पेज फॉल्ट अगर हो गया तो कितना सारा स्टेप बढ़ जाता है, राइट। परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। पेज फॉल्ट ना हो इसके वजह से अलग अलग टेक्निक आते हैं जो जिसमें आप बोल सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी ट्यूनिंग, इसमें सेट मैनेजमेंट वगैरह आप करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब एडवांस टॉपिक है, बहुत एडवांस टॉपिक है, जो आप ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे जो हाई फाई कंप्यूटर होता है ना 1.5-2 लाख वाला, उसमें ये सब अप्लाई किया जाता है। और ये बहुत मॉडर्न चीज है, यानी ये सब ऐसा चीज नहीं है जो आपको नॉर्मली किसी बुक वगैरह में मिलेगा। हाँ, बुक में मिल सकता है, एडवांस बुक में। नॉर्मल आपके सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट में ये सब टॉपिक कभी भी रहता नहीं है क्योंकि काफी एडवांस टॉपिक है। मैं आपको इसलिए यहाँ पर स्टोरी मोड में बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ एग्जाम पास करवाना नहीं चाहता। अगर आप वाकई एक हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं ना, तो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, सिर्फ किताबी कीड़ा वाला पास होने के लिए नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। और स्टोरी मोड का मकसद ही ये है कि ज्यादा हम लोग किताबी कीड़ा वाला बात ना करें, इंस्टेड ऑफ हम लोग नॉलेज को ऐसे समझे कि जो रियल वर्ल्ड में अप्लाई करे, यानी समझ में आने लगे कि हाँ अच्छा ऐसे काम कर रहे हैं, राइट। इसके बाद आता है बस आर्किटेक्चर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि जितना कुछ भी यानी CPU से मेमोरी, मेमोरी से CPU और पेरिफेरल डिवाइस के दरमियान जो घूमता है, चाहे डेटा हो, चाहे इंस्ट्रक्शन हो, चाहे एड्रेस हो, वो सब बसेस के थ्रू ही तो घूमता है। तो बस बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी लेवल बस होता है एंड पॉइंट टू पॉइंट स्पीड वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। यानी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत स्पेस यहाँ पर मौजूद है, आप अलग अलग जगह काम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इंजीनियर्स के वो किस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं और उस सिस्टम में कॉस्ट बैलेंस परफॉर्मेंस के हिसाब से किसको ऑप्टिमाइज करना बेहतर है, या फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ऑप्टिमाइज करना है तो उसमें क्या चीज का कमी है उसको पता यहाँ से लगाते हैं कि इस चीज का कमी है और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन यहाँ से करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से आप बोल सकते हैं कि मतलब एक पूरा सीरीज हो सकता है कि कैसे करके सिस्टम को आप पता लगाएंगे, यानी डायग्नोसिस काइंड ऑफ करेंगे कि क्या चीज प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन के लिए और फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इस पे आप बोल सकते हैं अगर एकदम प्रोफेशनली आप जाए ना, अलग अलग 2 सीरीज हो सकता है जो कि मतलब जितना डिटेल ये पूरा COA का सीरीज आ रहा है ना, तकरीबन 100 से ऊपर वीडियो सिर्फ इस पे आ सकता है कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है। सो इट्स सुपर एडवांस टॉपिक। मैं सिर्फ आपको एक वो जो होता है ना कि लाइक एक इंटरेस्ट देना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट के साथ ताकि आप उसको जुड़े, इस सब्जेक्ट में जुड़े और इसको अच्छे से समझे। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, ऐसे एग्जाम दे के आए कि जो पेपर चेक भी कर रहा है वो भी सोच रहा हो कि भाई इसने लिखा क्या है, मतलब कहाँ से इसने पढ़ा है कि इतना इन डिटेल गया है, इतना सारा एग्जांपल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हाउ ऑल दिस मैप्स टू COA द बिग पिक्चर, यानी आप देखिए इतना कुछ सामान, यानी ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा, राइट। ये सब इतना कुछ, हालांकि ये भी एक तरफ से देखा जाए तो बहुत हाई लेवल ओवरव्यू है। अगर मैं इन एक एक कंपोनेंट को मजीद खोल दूं ना, पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ना, तकरीबन 20 से 25 के ऊपर पूरा कंपोनेंट
कंपोनेंट बनता है या मोर देन दैट बनेगा। और मैं मेजर कंपोनेंट का बात कर रहा हूँ और हाई लेवल का बात कर रहा हूँ। मैं एकदम लो लेवल की बात नहीं कर रहा कि एएलयू बना कैसे, फिर तो 200 से ऊपर हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो मेन कंपोनेंट है, इंडिविजुअल कंपोनेंट जो एक काम कर रहा हो किस एतबार से भी, तो मैंने उतना डिवाइड किया भी नहीं है, राइट। तो ये सब कैसे फिट होता है, तो सीओ स्टडीज बोथ द मशीन्स इंस्ट्रक्शन बिहेवियर एंड हाउ हार्डवेयर इज ऑर्गेनाइज्ड टू रन इट फास्टर एंड रिलायबल। यहाँ पर एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है जो मैंने खुद रियलाइज किया है इस सब्जेक्ट को पढ़ने समझने में, और दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं ये आपको पढ़ा भी रहा हूँ। यानी दिस इज वन ऑफ द रीजंस। क्या है ना, देखिए, सीओए स्टडीज बोथ मशीन्स इंस्ट्रक्शन बिहेवियर एंड हाउ हार्डवेयर इज ऑर्गेनाइज्ड टू रन इट फास्टर एंड रिलायबल। देखिए, बहुत से लोगों को ये मिस्टेक्स होता है, मुझे भी बहुत पहले था जब मैंने सीओएस पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर सिर्फ हार्डवेयर को डील नहीं करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं, देखिए मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के में डोमेन में हूँ, ठीक है, सीएसआईटी के डोमेन में हूँ, हार्डवेयर में मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं है, इसीलिए मुझे सीओए उतना पसंद नहीं था। और बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता, पास होने के लिए पसंद होता है, इन डेप्थ जाने के लिए पसंद नहीं होता। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप सीओए समझते हैं ना डिटेल में, तो आपको पता चलता है कि भाई सीओए सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर बात नहीं करता। अगर आप एक प्रोग्रामर है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में है, बिलीव मी, आपका जो नॉलेज है ना, जो लो लेवल में जो फंडामेंटल्स आपको वो ऐसे तगड़ा बना देगा ना, एज अ प्रोग्रामर आपका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग कर देगा ना कि जो चीज से आप डरते हैं, आप सी में सिस्टम डिजाइन करने से आपको हालत खराब होता है, या सी में आपको इनबिल्ट सिस्टम्स के लिए प्रॉब्लम होता है, डीएसए में आप प्रॉब्लम फंसते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसेंशियल है, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको सीखना जरूरी है, बट बिलीव मी, अगर आप चाहते हैं कि बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऊपर एज लेना किसी चीज पे, मेरे ख्याल से हार्डवेयर का नॉलेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। और हार्डवेयर में सीओए टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर किसी को शॉर्टकट लेके जाना है या उतना डिटेल नहीं जाना, ऑफ कोर्स यू में जस्ट पास होने के लिए एग्जाम पढ़ सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं एड्स ऑन करना और एक अलग दिखना बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, और आपको वो एक अलग अलग नॉलेज प्रोवाइड करे, बिलीव मी, ये चीज आपका स्कोप और आपका रेंज जो करियर पाथ है ना, उसको बहुत बड़ा करता है। आप फ्यूचर में जाके एम्बेडेड सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं, यानी आप फ्यूचर में हार्डवेयर को कनेक्ट कर पाएंगे, नॉट ओनली हार्डवेयर, डिजिटल सिस्टम को कनेक्ट कर पाएंगे। और जब आप डिजिटल सिस्टम को कनेक्ट करेंगे ना, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा उस चीज को समझना, क्योंकि बेस आपको ऑलरेडी पता है। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस लेवल होता है, हमें पता है आईएसए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वगैरह, एड्रेसिंग कोड डिटरमाइन सीपीयू ऑपरेशन, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में, राइट। कंट्रोल यूनिट होता है यहाँ पर, जो कि दो किस्म का होता है, हार्डवेयर वर्सेस माइक्रो प्रोग्राम, जो डिसाइड करता है कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट होगा या क्या जनरेट होगा, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक डेटा पाथ आता है, यानी एएलयू रजिस्टर एंड बसेस डू वर्क व्हेन सिग्नल से कंप्यूट और मूव। हमें पता है कि डेटा पाथ में क्या होता है, सिग्नल्स वगैरह जनरेट होता है, जिसमें एएलयू बसेस और दूसरा सा चीज कंट्रोल वगैरह एक दूसरा को करता है, यानी सीयू कंट्रोल करता है सबको सिग्नल जनरेट करके। इसके बाद मेमोरी सिस्टम होता है, हमें पता है मेमोरी सिस्टम क्या होता है, पूरा जो मेमोरी का हायरार्की है, रजिस्टर है, कैश है, रैम है, डिस्क है, टेप है, फ्रॉम मेमोरी हायरार्की बैलेंसिंग स्पीड एंड कॉस्ट, पूरा का पूरा मेमोरी हायरार्की पढ़ने का रीजन ही है कि बैलेंस कर सके स्पीड और कॉस्ट के दरमियान। इसके बाद जब मेमोरी पढ़ते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना जरूरी है, जिसमें मेजर चीज आता है एमएमयू, टीएलबी, पेजिंग, सेगमेंटेशन, गिव्स इल्यूजन ऑफ अ लार्ज प्राइवेट एड्रेस स्पेस टू प्रोटेक्ट प्रोसेस वगैरह, ये सब कुछ बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद ओएस सब सिस्टम आता है, यानी पूरा का पूरा आप आईओ में आ जाते हैं। जैसे आईओ में आते हैं तो कंट्रोलर्स पढ़ते हैं, डीएमए पढ़ते हैं, इंटरप्ट पढ़ते हैं, आईओपीएस कनेक्ट टू सीपीयू टू आउटसाइड वर्ल्ड विदाउट ओवरवेलमिंग इट, ये सब पढ़ते हैं। देन आप पढ़ते हैं इंटरकनेक्टेड या इंटरकनेक्ट एंड प्रोटोकॉल लेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, कि बस स्ट्रॉब, हैंड शेकिंग, सीआई प्रोटोकॉल, पैरेलल प्रोटोकॉल वगैरह, फिजिकल इलेक्ट्रिकल ग्लूस, ये सब कुछ आप समझते हैं कि कैसे करके ये आपस में काम कर रहा है। और ये सब कुछ अब तक हम लोग समझ चुके हैं डिटेल में, और मेरे ख्याल से अब तक हमारा 70 से ऊपर वीडियो क्रॉस हो चुका है, तब जाके हम लोग ये सब टॉपिक इन डिटेल पढ़ के आ चुके हैं। और हर एक यूनिट या हर एक टॉपिक के बाद हमने स्टोरी मोड भी बनाया ताकि उस टॉपिक को आप रिलेट कर सके जैसे। तो आई गेस हमारा 5 से 6 से 7 स्टोरी मोड भी तकरीबन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, वो सब हो चुका है। और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब प्रीवियस स्टोरी मोड से भी रिलेट करता है, राइट। इसीलिए ये दो सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई इन डेप्थ समझना चाहते हैं, मजे लेकर तब। द आर्ट ऑफ सीओए, सीओए इज द आर्ट ऑफ मेकिंग दिस piece cooperate so keyboard click become a safe file with a good speed, correct data and efficient hardware use। जाहिर सी बात है, आप जब कीबोर्ड में कुछ दबा के कुछ प्रेस करके सेव करते हैं, तो कीबोर्ड में आप जो लिखते हैं वो प्रॉपर लिखाए, जिस फाइल में लिख रहे हैं उसमें प्रॉपर लिखाए। जब आप सेव में क्लिक करते हैं तो वो सेव ही करे, उसी फाइल को सेव करे, ठीक से सेव करे, और प्रॉपर आप दूसरी बार जब ढूंढे तो वो मिल भी जाए आपको, सब कुछ प्रॉपर तरीके से। और स्पीड में भी ऐसा ना हो कि आपने सेव किया 5 मिनट रुको, आप ऐसा भी नहीं है। ये सब चीज कैसे हो पाता है, ये पूरा का पूरा नॉलेज आपको सीओए में मिलता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ किक इन हो जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
लैंग्वेज यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और यानी एप्लीकेशन डिजाइन भी आ जाता है और सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर भी दोनों आ जाता है इसमें, लेकिन वहां पर और अलग टॉपिक में आप ज्यादा फोकस करते हैं इन कम्पेयर टू हार्डवेयर। यहाँ पर हार्डवेयर में सबसे ज्यादा फोकस होता है इन कम्पेयर टू कैसे एप्लीकेशन बनाएंगे, राइट। कॉन्क्रीट चेकलिस्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस सेव। अब हम लोग एक ओवर हाई लेवल, एकदम हाई लेवल ओवरव्यू देखते हैं कि जब आप सेव में प्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है। ऐप रिक्वेस्ट राइट, ओएस सिस्टम कॉल, यानी ऐप रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे राइट करना है, जो एप्लीकेशन आप रिक्वेस्ट यानी जो हिट सेव कर रहे हैं वहां पर, तो ओएस वहां पर सिस्टम कॉल में जाता है। उसके बाद क्या होता है, ओएस चूज बफर रैम प्रोग्राम डिस्क राइट विया ड्राइवर, यानी ओएस क्या करता है, वो बफर रैम को चूज करता है टेम्परेरी स्टोर करवाने के लिए और फिर प्रोग्राम डिस्क वगैरह राइट करता है ड्राइवर के थ्रू, यानी ड्राइवर के थ्रू वो डिस्क में सेव करेगा। जाहिर सी बात है, आप जब सेव करते हैं तो देखते हैं ना, फाइल आपके पास पड़ा होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, तो वो सेव कैसे करेगा, ड्राइवर के थ्रू ही तो बात कर सकता है ना सेकेंडरी स्टोरेज में, वो तो आईओ डिवाइस है। तो आप बेसिकली कंप्यूटर का एक फाइल जो आपने कंप्यूटर में चलाया, रैम में चलाया, उस रैम में चला हुआ फाइल को आप अलग जगह स्टोर करवाना चाहते हैं ड्राइव में, वो इस प्रोसेस से होता है। देन क्या होता है, ड्राइव सेटअप डीएमए। अब जाहिर सी बात है, कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में, तो डीएमए आ जाएगा वहां पर कि वो क्या करेगा, डिवाइस कंट्रोल रीड बफर फ्रॉम रैम, रैम से डेटा को लेगा बफर मोड के हिसाब से। बफर क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है ताकि प्रॉपर दोनों डिवाइस में यानी रैम और सेकेंडरी स्टोरेज में वो डेटा प्रॉपर ट्रांसफर हो सके। देन डीएमए और कंट्रोल राइटर दोनों में से कोई भी, सिलेक्टर और डिस्क, रेड और कैश वगैरह हेल्प करता है इसमें, यानी बाकी चीजों को, बाकी चीज जो है इस ऑपरेशन में हेल्प करता है एफिशिएंट काम करवाने के लिए। देन डिस्क सिग्नल कंप्लीट, डिस्क सिग्नल जनरेट करता है कि भाई मेरा काम हो गया, तो डीएमए हो या कंट्रोलर हो, जो भी इसको चला रहा होता है, प्रॉपर जो मीन संभाल रहा होता है, वो रेस करता है इंटरप्ट। इंटरप्ट रेस का मतलब है कि जो काम आप सेव कर रहे थे ना वो हो गया मेरा, तब जाके ओएस को मालूम चलता है कि अच्छा अपडेट हो गया। तो ओएस क्या करता है, अच्छा चलेगा सब कुछ, यानी रैम से जो आप सेव करवाना चाह रहे थे वो सेव हो चुका, तो वो मेटा डेटा को अपडेट कर देता है और कंट्रोल रिटर्न कर देता है उस ऐप की तरफ। यानी जो ऐप में आपने क्लिक किया था वो ऐप भी तो चल रहा था ना रैम के अंदर, जाहिर सी बात है, और उसी ऐप के अंदर का फाइल आपने सेव किया ना, तो रैम में वो ऐप तो चल रहा था, तो उस ऐप को बेसिकली रोका गया था और उस ऐप से वो डेटा सेव करने वाला उसको लिया गया और ये ऊपर वाला पूरा काम को किया गया। एंड द मोमेंट वो काम सेव हो चुका, तो फिर से वो जो कंट्रोल है ओएस ऐप को दे देता है, यानी वापस से सेव करने के बाद आप ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें पता है, लेकिन ये काम विद इन इतना मिली सेकेंड होता है कि क्लिक करने में आपको पता ही नहीं चलता कि भाई ऐप पॉज भी हो गया, सस्पेंड हुआ है ऐप, पूरा काम बिहाइंड द सीन हुआ और फिर ऐप को वापस से पावर दिया गया कि यानी रिज्यूम किया गया सीपीयू के द्वारा, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता, आप बस सेव करते हैं काम चल जाता है। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना कि आप कोई बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, मान लीजिए आप डुअल कोर प्रोसेसर और 8 या 16 जीबी रैम में जैसे तैसे करके एडोबी प्रीमियर प्रो या दाविंची रिजॉल्वर गलती से आपने इंस्टॉल कर लिया और वहां पर जब आप उसको सेव करेंगे ना, इस ये चीज आपको फील होगा कि 2 मिनट तो लगेगा सेव होने में, सिर्फ वो लोड होता ही रहेगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे आप सेव करते हैं ना, सीपीयू सस्पेंड कर देता है आपका ऐप को, और जब तक वो पूरा ये पूरा ऊपर का प्रोसेस ना हो, वापस से ऐप पे के पास कंट्रोलर नहीं आता, यानी दोबारा आप ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज आप वहाँ फील कर सकते हैं। तो कभी कभी लो एंड सिस्टम भी अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प कर सकता है। दिस इज अ प्रूफ कि लो एंड सिस्टम हमेशा खराब नहीं होता, राइट, यानी काइंड ऑफ आप सिम्युलेट कर सकते हैं इस चीज को। बिहाइंड द सीन कैश एंड टीएलबी सीरीज आर मैनेज, पेज फॉल्ट हैंडल वगैरह ये सब कुछ जरूरत पड़ने पर काम में होता है, यानी सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, राइट। तो क्विक रिकैप टेबल, अब क्या क्या चीज हमने पढ़ा इन डिटेल, तो उसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। हमने कंपोनेंट्स क्या क्या देखा और उसका काम क्या क्या था। हमने सीयू हार्डवेयर यानी सीयू देखा, जिसमें हार्डवेयर माइक्रो प्रोग्राम, उनका काम क्या है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और सिग्नल को इशू करना कि किसको क्या करना है। हमने देखा रजिस्टर्स और एएलयू, उनका काम क्या है, फास्ट कंप्यूट एंड टेम्परेरी स्टोरेज, यानी एएलयू फास्ट कंप्यूट करेगा और रजिस्टर क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज है। उसके बाद हमने कैश लेवल 1 2 3 देखा, जो क्या करता है, रैपिड इंस्ट्रक्शन, डेटा एक्सेस, हिट मिस एंड डिटरमाइन लेटेंसी, ये सब टॉपिक इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद एमएमयू देखा हमने और टीएलबी देखा। तो हमें पता है एमएमयू क्या करता है, पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट वाला काम करता है और टीएलबी उसी के अंदर आता है। टीएलबी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी के साथ खास है, एमएमयू वर्चुअल मेमोरी के अंदर आता है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी भी एक मेमोरी है और एमएमयू पूरा का पूरा मेमोरी को संभालता है, चाहे वो कैसे भी किस्म का मेमोरी हो। तो टीएलबी वर्चुअल मेमोरी के, टीएलबी एमएमयू के अंदर ही संभाला जाता है। तो टीएलबी में क्या होता है, ट्रांसलेशन करता है वो वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस का और मशीन कैश वगैरह देखता है। पेज टेबल और ओएस क्या होता है, पेज टेबल हमें पता है, पेज टेबल ये भी बेसिकली वर्चुअल मेमोरी से कनेक्टेड होता है। पेज टेबल के अंदर वो मेमोरी का लोकेशन होता है जो फिजिकल मेमोरी से आप मैप करेंगे। तो मैप पेज, हैंडल पेज फॉल्ट एंड स्वैपिंग वगैरह। पेज स्वैप, पेज फॉल्ट। पेज स्वैपिंग क्या होता है, पेज स्वैपिंग का मतलब अगर मान लीजिए आपके मेमोरी में नहीं है एक चीज जिसको आप पेज बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के लाता है, इसी को पेज स्वैप बोलते हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज, राइट, वर्चुअल मेमोरी में डिटेल से पढ़ चुके हैं पेज टेबल वगैरह में। तो ये इसका किरदार होता है। डी रैम क्या होता है, डायनामिक रैम, जो हमारा जो सिंपल सा रैम होता है उसको वो डी रैम बोलते हैं। वो क्या करता है, वो मेन मेमोरी है, स्लोअर है देन कैश, कैश से स्लो है, एचडी से फास्ट है। इसके बाद हमने कंपोनेंट बड़ा एचडीडी या एसएसडी, रैड या टेप, सेकेंडरी स्टोरेज या आर्काइव स्टोरेज। हमें पता है एचडीडी क्या होता है, हमें पता है
SSD क्या होता है, रैड क्या होता है, मल्टीपल HDD को मिला के हम लोग अगर एक जगह जोड़ दे वो रैड बन जाता है। और इस तरीके से टेप क्या होता है, आर्काइव या बैकअप वगैरह करने के लिए। DMA कंपोनेंट बड़ा वो क्या होता है, मूव बल्क डेटा विदाउट CPU साइकिल्स, यानी CPU को बिना परेशान किए बड़ा डेटा को यहाँ से मूव करने वाला काम जो वक्त लेता है वो DMA करता है। इसी तरीके से IO कंट्रोलर एंड IOPs मैनेज क्या करता है, स्पेसिफिक डिवाइस प्रोटोकॉल एंड बफरिंग, यानी डिवाइस प्रोटोकॉल यानी IO के साथ ये कनेक्ट करता है, CPU के साथ जब IO कनेक्ट करता है वहां मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। इसके बाद आता है बस, हैंडशेक, स्ट्रोब एंड सिग्नल्स। ये क्या करता है, फिजिकल ट्रांसफर एंड सिंक्रोनाइजेशन, यानी ये फिजिकल डेटा को ट्रांसफर करवाने में काम में आता है और दोनों प्रॉपर तरीके से लेन देन कर पाए उसको भी ध्यान रखने के लिए काम में आता है, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा इंटरप्ट एंड प्रायोरिटी, डिवाइस नोटिफिकेशन, CPU प्रायोरिटी, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। यानी यहाँ पर दो चीज होता है, एक इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब कि काम होने वाला है यानी काम हो गया इस चीज को बताना, या काम करवाना है इसको बताने के लिए इंटरप्ट इस्तेमाल होता है। प्रायोरिटी में ये सेट किया जाता है कि देखिए CPU कोई ऐसा चीज नहीं है कि अभी हम चुप से बैठे हुए कुछ काम ही नहीं कर रहे, अब जब काम नहीं है तो मैं काम करूँ, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर आपने जैसे ऑन किया CPU काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आप CPU ऑलरेडी काम कर रहा है, अब आप बोलेंगे भाई ये एप्लीकेशन में मुझे सेव करना है, तो एक काम तो वो ऑलरेडी कर रहा था, तो इस वजह से दूसरा काम वो कैसे करेगा, इसलिए प्रायोरिटी इंटरप्ट पढ़ना जरूरी है कि CPU एक काम करेगा ऐसा हो नहीं सकता, उसको एक साथ बहुत सा काम करना पड़ता है, तो वहां पर प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि भाई कौन सा काम करेगा, कौन सा काम कर रहा था उसको रोकेगा, ये सब चीज में हम लोग पढ़ते हैं प्रायोरिटी इंटरप्ट में। जिसका एक एग्जांपल था कि ऐप जब आप सेव करते हैं तो वो उसको सस्पेंड करता है, फिर एक बार जब वो सेव हो जाता है फिर कंट्रोल ऐप के पास देता है तो फिर वो चलता है, ये एग्जांपल था। फाइनल थॉट क्या था, अंडरनेथ द फ्रेंडली इंटरफेस ऑफ सेव और ओपन इट्स केयरफुली choreographed arrays, the control unit calls the play, the data path runs play, the memory and cache provide the bells, and MMU makes sure players are allowed on the field, and IO crews shuttle the result long term storage, all coordinates to make your action feel instant। यानी आसान शब्दों में एक पूरा का पूरा जो कोरियोग्राफ होता है ना, जो मान लीजिए कोई रेस है या कोई डांस है, कोई प्ले है, कोई मूवी है, तो वहां पर वो मूवी जब बनता है बिहाइंड द सीन ना, तो बहुत सारा चीजों को एक जगह ऐड करना होता है, उसके बाद आप उसको सेट इस तरीके से करते हैं कि एक फ्लो में आप मूवी देखते हैं। इसका बिल्कुल एग्जांपल दूंगा सिंपल सा जो आपको समझ में आ जाएगा। एक बिल्डिंग बन रहा है, एक बिल्डिंग बन रहा है, और एक बिल्डिंग जब बन रहा है तो उसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज होता है, लाइट जल रहा होता है, वहां पर फैन चल रहा होता है, AC चल रहा होता है, आप दरवाजा खोल रहे होते हैं, घर में लॉकिंग का सिस्टम होता है, किचन अलग होता है, बहुत कुछ होता है, मैट्रेस होता है, बेड होता है, आप बहुत कुछ सजाते हैं। जब एक रेडी घर में आप जाते हैं तो सब चीज आप इजीली एक्सेस करते हैं, ऐसे बिल्कुल कि जैसे आपको कोई एफर्ट नहीं लग रहा, स्विच मारा तो यार ये ऑन हो गया, स्विच ऑफ किया तो ये ऑफ हो गया, बटन दबाया AC ऑन हो गया, दूसरा बटन दबाया रिमोट से TV ऑन हो गया, बिल्कुल इजीली आप चला रहे हैं। लेकिन वो चीज बनने में कितना टाइम लगा, तो बिहाइंड द सीन उस चीज को सेट करने उस तरीके से तकरीबन तकरीबन महीना 2 महीना लग जाता है। यानी जब एक बिल्डिंग को आप प्रॉपर बना रहे हैं, उसमें सब चीज सेटअप कर रहे हैं रहने के लिए, तो सेटअप करने में कितना टाइम लगता है आपको ये पता है, बिल्डिंग बनने में 2 साल 1 साल लग जाता है, उसमें सेटअप करने में आपको कई महीने लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, उसके बाद जाके आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करते वक्त यानी एक ऐसा बंदा जिसने कभी ये सब देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि बिल्डिंग बनने में कितना टाइम लगता है, एकदम कोई भोला भाला सा बंदा है, उसको अगर आप पूछेंगे वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता कि भाई एक जो बिल्डिंग में हम रह रहे हैं उसको बनने में 2 साल लगता है, ये इलेक्ट्रिक का जो पूरा वायरिंग सिस्टम है जो बिल्डिंग में लगा, या पानी का जो सिस्टम है इसको इतना टाइम लगता है, वो तो 1 सेकंड में पानी एक्सेस कर रहा है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एंड यूजर को ये सब नहीं पता कि भाई इतना कुछ कैसे करके हो रहा है, वो बस एक क्लिक मार के इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते, राइट, हम लोग लेकिन जब कोई भी AC ऑन करते हैं हमें नहीं पता कि वो कैसे ऑन हो रहा है, कैसे AC करंट काम कर रहा है, कैसे नहीं पता हमें वो सब, हम एंड यूजर है, उस मामले में हम एंड यूजर है। वैसे ही कंप्यूटर के मामले में आप डेवलपर है, लेकिन जो एंड यूजर है उसको नहीं पता कि जब हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम खोल रहे, कोई गेम खेलने के लिए गेम ओपन कर रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन कितना जिसको आप बोलते हैं कि लोचा चलता है, जो संभालना पड़ता है, जो कंप्यूटर संभालता है, कितना कॉम्प्लेक्स टास्क बिहाइंड द सीन चलता है, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज मेन होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कॉज द प्ले, डेटा पाथ क्या करता है, रन्स द प्ले, मेमोरी एंड कैशे क्या करता है, प्रोवाइड्स द बेल, MMU क्या करता है, मेक श्योर प्लेयर्स आर अलाउड ऑन द फील्ड, और IU क्रू क्या करता है, शटल द रिजल्ट लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यानी जाहिर सी बात है आपका सेकेंडरी स्टोरेज में इसको सेव करता है। सो ये सब को मिलाकर हमारा ये एक सिंपल सा टॉपिक था जो हमने शुरू किया था इस तरीके से बोलकर, अ डे इन द लाइफ ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन का जिंदगी कैसा होता है काइंड ऑफ, या फिर एक कंप्लीट फ्लो फ्रॉम ह्यूमन एक्शन टू कंप्यूटर एग्जीक्यूशन, यानी ह्यूमन एक कंप्यूटर पे एक्शन करता है, कोई दो डबल क्लिक करे कोई प्रोग्राम ऑन किया, या सेव पे क्लिक करे कोई चीज सेव किया, तो जब ये काम ह्यूमन करता है कंप्यूटर के साथ तो बिहाइंड द सीन कितना कुछ होता है, और तब जाके उसको एक आउटपुट में रिजल्ट मिल जाता है कि फाइल सेव हो गया, जो कि उसको 1 सेकंड में दिखता है कि टक करके फाइल सेव हो गया। लेकिन वो 1 सेकंड के दरमियान का जो प्रोसेस था उसको शॉर्ट में हमने समझाया, तकरीबन मेरे ख्याल से 1 घंटा के आसपास हो गया वीडियो, वो चीज मैंने 1 घंटे के अंदर समझाया, वो भी डिटेल जाके नहीं समझाया, हर टॉपिक को ऊपर ऊपर से। और जो प्रीवियसली हमने इतना सारा वीडियोस में
डिस्कस किया है ना, वो था उसका डिटेल इंटरेक्शन, राइट? तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी काइंड ऑफ एक इंसान के अंदर कदर भी आता है कि यार इतना डिफिकल्ट चीज़ है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो अच्छे लेवल के डेवलपर्स होते हैं, जो अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, वो सच में इतना हाई लेवल नॉलेज रखते हैं। बल्कि ये तो कुछ भी हाई लेवल नहीं, ये तो बेसिक लेवल है। जब आप मॉडर्न आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। अगर ये जो मेंटालिटी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी आपके पास है, वो अगर आपके पास रहा, तो आने वाले मॉडर्न जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, यानी मॉडर्न कंप्यूटर का जो इस्तेमाल जैसे होता है, वो पढ़ेंगे ना, तो आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आएगा और आप समझ पाएँगे कि क्यों इतना अपग्रेडेशन का ज़रूरत पड़ा और कैसे करके मॉडर्न चीज़ पुराने चीज़ों के साथ काम कर रही है। लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ना, तो मॉडर्न चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। दैट्स वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई स्टोरी मोड हमारे पास है कि हर चीज़ जो हम लोग अलग-अलग टुकड़ों में पढ़ते हैं, उसको कैसे एक साथ जोड़ सके और कैसे सब एक को समझ सके। सो आई होप वो वीडियो समझ में आया होगा ना। वेरी वेरी सॉरी कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक ही वीडियो में अपलोड करूँ, ना कि पार्ट बना के, वरना मज़ा नहीं आता है, मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ये फर्स्ट ऐसा एक इकलौता वीडियो है स्टोरी मोड में जो कि इतना लेंदी है, क्योंकि अब हमारा लगभग 70% के ऊपर सीओए का टॉपिक खत्म हो चुका है और ये एक आप बोल सकते हैं बड़ा पॉइंट है, एक बड़ा हाइलाइट है, जहाँ पर हम लोग जो भी फंडामेंटल पॉइंट था, जो भी फंडामेंटल सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है, यानी सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस, इन तीनों को हम लोग पढ़ चुके हैं इन डिटेल। और एक काइंड ऑफ हमारा सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी एक फेज, एक पूरा फ्रेज सीओए का, वो कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट फ्रेज है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट टैंजेंट। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न चीजें, यानी मॉडर्न आर्किटेक्चर, पैरेललिज्म हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे जो मॉडर्न कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, राइट? तो वो सब चीज़ एक अलग होल न्यू लेवल रहेगा, ठीक है? तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे, यानी असेंबली कोड लिखते कैसे करके है, वो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, राइट? तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो को बनाते वक़्त काफ़ी बार मैं इंटरप्ट हुआ हूँ बीच-बीच में यानी वीडियो को पॉज़ करना पड़ा, कट करना पड़ा और फिर से रिकॉर्ड भी करना पड़ा, काफ़ी सारा प्रॉब्लम आया, तो काफ़ी मेहनत लगाई ये वीडियो को बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। प्रीवियस वीडियोज़ अगर नहीं देखा है तो भाई आज ही जाओ प्रीवियस पूरा वीडियो उसको देख डालो, ताकि आप भी बन जाए मास्टर कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन एंड आर्किटेक्चर में।